भैरवपुर के उस ईंट भट्टे पर सुबह कभी सचमुच सुबह नहीं होती थी। अंधेरे और उजाले के बीच केवल धुएं की एक मोटी परत उतरती थी, जैसे रात ने अपनी कालिक मजदूरों के फेफड़ों में छोड़ दी हो। मीरा हर दिन सबसे पहले उठती, टूटी बाल्टी में पानी भरती और मिट्टी के ढेर के पास बैठकर अपनी हथेलियों को देखती। उन हथेलियों में कभी मेहंदी लगी थी, कभी लाल चूड़ियां खनकी थी, पर अब वही हथेलियां फटी जमीन जैसी थी, जिनमें सपनों की जगह धूल भरी रहती थी। गर्मी का महीना अपने सबसे निर्दयी रूप में था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, फिर भी जमीन से भाप उठने लगी थी। मजदूर औरतें अपनी साड़ियों के पल्लू कमर में खोसकर गीली मिट्टी को सांचे में भर रही थी। बच्चे अधनंगे पैरों से कीचड़ में उतरकर मिट्टी मसल रहे थे और बूढ़े आदमी भट्ठे की आग में कोयला झोंकते हुए खांस रहे थे। मीरा की देह भी उसी चक्र का हिस्सा बन चुकी थी। वह झुकती, मिट्टी भरती, सांचा पलटती, ईंट उठाती और फिर झुक जाती, जैसे जीवन ने उसके माथे पर स्थायी रूप से नम्रता नहीं, पराजय लिख दी हो। भट्टे के किनारे एक फटी हुई नीली तिरपाल के नीचे गौरी बैठी थी। उसके सामने सीमेंट की पुरानी बोरी का टुकड़ा बिछा था, जिस पर वह कोयले की डंडी से अक्षर बनाती और मिटाती रहती। मीरा जब भी गर्दन उठाती, उसकी आंखें अपनी बेटी को ढूंढ लेती। उस बच्ची के माथे पसीने की छोटी छोटी बूंद थी, मगर आंखों में ऐसी चमक थी जो भटकी आग से नहीं, भीतर के ज्ञान से जलती थी। गौरी ने मां से सीखा था कि गरीबी शरीर को झुका सकती है, पर अक्षर आत्मा को सीधा खड़ा रखते हैं। मां, यह शब्द सही है। गौरी ने दूर से पुकारा और बोरी पर लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षरों की ओर इशारा किया। मीरा ने मिट्टी से सने हाथ हवा में रोक दिए। उसे शब्द साफ दिखाई इशारा उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर बेटी की आवाज में जो उत्साह था वह किसी मंदिर की घंटी जैसा पवित्र लगा। हाँ बिटिया, सही है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वह जानती थी कि कई बार झूठ भी आशीर्वाद बन जाता है। फिर उसने सिर झुका लिया, क्योंकि मालिक का मुंशी दूर से उसे घूर रहा था। मुंशी हरनाम की लकड़ी की छड़ी मिट्टी पर नहीं, लोगों की आत्मा पर चलती थी। वह मोटी मूंछों वाला काला सा आदमी था, जिसकी आंखों में हमेशा शक और हिसाब रहता। उसके हाथ में एक पुरानी कॉपी होती, जिसमें मजदूरों के नाम से ज्यादा उनके कर्ज लिखे रहते थे। हरनाम ने मीरा के पास आकर सख्त आवाज में कहा, आज 500 ईंट कम नहीं होनी चाहिए, समझी? साहू जी ने कहा है, कलेक्टर साहब आने वाले हैं, भट्ठा चमकना चाहिए। मीरा ने सिर हिलाया, जैसे उसकी इच्छा का कोई मूल्य हो ही नहीं। कलेक्टर के आने की खबर सुबह की धूप से भी तेज फैल गई। किसी ने कहा वह बहुत ईमानदार अफसर है, किसी ने कहा वह बड़े घर का आदमी है और मजदूरों की सुनता नहीं। किसी ने फुसफुस आकर बताया कि जिले में अवैध बंधुआ मजदूरी की शिकायत ऊपर तक गई है। औरतों ने अपने मैले पल्लू ठीक किए, मर्दों ने फटी बनियान पर गमछा डाल लिया, जैसे गरीबी को 2 घंटे के लिए छिपाया जा सकता हो। मीरा ने कुछ नहीं पूछा। उसने जीवन में बहुत से अधिकारी आते देखे थे। वे धूल उड़ाते हुए आते, फोटो खिंचवाते और धूल मजदूरों पर छोड़कर चले जाते। फिर भी उस दिन हवा में एक अनजाना कंपन था। भट्ठे की चिमनी से उठता काला धुआं भी जैसे सीधा नहीं जा रहा था, मानो आकाश से कोई सवाल पूछ रहा हो। महावीर साहू, भट्ठे का मालिक, सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर आंगन में खड़ा था। उसके पैरों में चमकती चप्पलें थी, जिन पर मिट्टी का एक कण भी नहीं था। मिट्टी है, वही मिट्टी जो मजदूरों के नाखूनों में भरकर खून से मिल जाती थी। साहू के लिए केवल कमाई थी। वह बार बार हरनाम को आदेश देता, किसी बच्चे को सामने मत आने देना और बूढ़ों को पीछे रखो। मीरा ने गौरी की ओर देखा और धीरे से इशारा किया कि वह तिरपाल के नीचे ही रहे। बच्ची समझदार थी, उसने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखें रास्ते पर टिक गईं। उसे कलेक्टर शब्द में कोई डर नहीं, बल्कि कहानी जैसा आकर्षण लगता था। बल्कि कहानी जयादयात है। गांव के स्कूल के मास्टर ने कभी बताया था कि कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसके एक हस्ताक्षर से सड़क बन सकती है, राशन मिल सकता है, अन्याय रुक सकता है। गौरी ने मन ही मन सोचा, क्या कोई ऐसा आदमी भी होता है जो मां की टूटी चूड़ियों की आवाज सुन सके? मीरा को अचानक अपने पुराने घर का आंगन याद आया। वहां तुलसी न चौरा था, जिस पर वह हर सुबह दिया जलाती थी। तब उसके बालों में सिंदूर की रेखा ताजी रहती थी और आंखों में प्रतीक्षा। वह किसी का इंतजार करती थी, उस आदमी का जिसने कभी उसके हाथ पकड़कर कहा था कि एक दिन वह अफसर बनेगा और उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाएगा। मीरा ने झटके से स्मृति को भीतर धकेल दिया। पुराने नाम कभी कभी जलते कोयले जैसे होते हैं, छुओ तो हाथ नहीं, पूरी आत्मा जल जाती है। भट्ठे की जमीन पर खड़ी अदब की ईंटों की लंबी कतारें थी। वे देखने में एक जैसी लगती थी, पर हर ईंट में किसी न किसी मजदूर की सांस बंद थी।
मीरा उन्हें उठाती तो कभी कभी सोचती, इनसे शहरों में दीवारें बनेंगी, उन दीवारों पर रंग चढ़ेगा, उनमें पंखे चलेंगे, शायद कोई औरत खिड़की से बाहर देखकर चपड़ेंगे, और शायद कोई औरत खिड़की से बाहर देखकर चाय पिएगी। पर जिसने ईंट बनाई उसके हिस्से में झोपड़ी भी पूरी नहीं आती। यह सोचकर वह कड़वी मुस्कान दबा लेती, क्योंकि दुख की भी मजदूरी नहीं मिलती। दोपहर चढ़ते चढ़ते भट्ठा तवे जैसा तपने लगा। कई औरतों ने माथे पर गीले कपड़े रख लिए। एक बूढ़ा मजदूर अचानक बैठ गया तो हरनाम ने उसे आलसी कहकर डांट दिया। मीरा के होंठ सूख गए थे, मगर पानी पीने के लिए रुकना मतलब गिनती में पीछे रह जाना था। उसकी देह ने दर्द से समझौता कर लिया था। कंधे में चुभन, कमर में आग, पैरों में फफोले, सब उसकी दिनचर्या थे। केवल दिल था जो कभी विद्रोह करता था, खासकर तब जब गौरी भूख छिपाकर मुस्कुराती थी। माँ, आज दाल मिलेगी? गौरी ने पास आकर बहुत धीरे पूछा। मीरा ने ईंटों की गिनती करते हुए होंठ भींच लिए। पिछले 3 दिनों से उनके हिस्से में सिर्फ सूखी रोटी और नमक आया था। साहू की दुकान से लिया राशन कर्ज में जुड़ता जाता, मजदूरी से कटता जाता और हिसाब कभी खत्म नहीं होता। आज मिलेगी, मीरा ने कहा, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि कैसे। गौरी ने माँ की आंखों में झांका, जैसे झूठ पहचानती हो। फिर भी उसने विश्वास का अभिनय किया। कभी कभी बच्चे माँ को बचाने के लिए बच्चे नहीं रहते। दूर सड़क पर अचानक धूल उठी। पहले एक पुलिस जीप दिखाई दी, फिर सफेद रंग की सरकारी गाड़ी जिसके आगे छोटा सा झंडा लगा था। भट्ठे पर जैसे सांसें रुक गईं। महावीर साहू ने अपना कुर्ता फिर से झाड़ा और चेहरे पर बनावटी विनम्रता चिपका ली। हरनाम ने मजदूरों को आंखों से धमकाया, जो पूछा जाए कहना सब ठीक है। वह दांत पीसकर बोला, कहना पूरा पैसा मिलता है, कोई कर्ज नहीं है। मीरा के भीतर एक थकी हुई हंसी उठी। सच बोलना यहां सबसे महंगा अपराध था। गाड़ी से उतरते हुए आदमी को देखकर भट्ठे पर खड़े कई लोग सहम गए। वह लंबा था, गेहुआ चेहरा, साफ इस्त्री की हुई हल्की खादी की कमीज, आंखों पर धूप का चश्मा और चाल में वह अधिकार जो कुर्सी से नहीं भीतर की शक्ति से आता है। उसके साथ तहसीलदार, पुलिस वाले और 2 कर्मचारी थे। महावीर साहू दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। आइए कलेक्टर साहब, हमारे छोटे से प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। अधिकारी ने केवल सिर हिलाया। उसकी निगाहें कागज पर नहीं, चेहरों पर घूम रही थी। मीरा ने उस आदमी को बस एक क्षण देखा, फिर तुरंत नजर झुका ली। उसे ऐसे लोगों को देखने की आदत नहीं थी। सत्ता के सामने मजदूरों की आंखें अपने आप नीचे हो जाती हैं, लेकिन उस एक क्षण में उसके भीतर कुछ कांपा था। बहुत दूर, जैसे किसी पुराने मंदिर में बंद पड़ी घंटी हवा से हिल गई हो। उसने इसे थकान समझकर मिट्टी उठाई। कलेक्टर साहब मजदूरों से पूछ रहे थे, मजदूरी कितनी मिलती है? कोई कर्ज जबरन तो नहीं रखा गया? जवाब वही थे जो डर ने पहले से रटा दिए थे। गौरी तिरपाल के नीचे से सब देख रही थी। उसे कलेक्टर साहब के चेहरे में कुछ जाना पहचाना लगा, पर वह समझ नहीं पाई। शायद इसलिए कि मीरा के पुराने संदूक में रखी एक धुंधली तस्वीर में भी ऐसा ही माथा था, ऐसी ही आंखें थी। उसने कई बार वह तस्वीर देखनी चाही थी, पर मां हमेशा कपड़े में लपेटकर छिपा देती थी। बच्ची ने सोचा, बड़े लोग सब एक जैसे दिखते होंगे। फिर उसकी नजर मां पर गई, जो अब और तेजी से काम कर रही थी, जैसे किसी अदृश्य भय से भागना चाहती हो। कलेक्टर की आंखें अचानक मिट्टी ढोती हुई उस औरत पर ठहर गईं। धूप, धूल और घूंघट ने उसका चेहरा ढक रखा था, फिर भी उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे स्मृति ने पहचानने की कोशिश की। उसने अपने कर्मचारी से पूछा, उस औरत का नाम क्या है? कर्मचारी ने हरनाम की ओर देखा। हरनाम हड़बड़ा गया, साहब, वह मीरा है, बहुत साल से काम करती है, थोड़ी कमजोर है पर काम ठीक करती है। कलेक्टर ने नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक छाया सी गुजर गई। मीरा, यह नाम उसके भीतर कहीं गहरे गिरा था। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसका नाम जलती सलाख से पुकारा हो। उसने हाथ में पकड़ा सांचा कसकर दबा लिया। संसार में लाखों मीरा होंगी, उसने खुद को समझाया, पर आवाज में जो अजीब ठहराव था, उसने उसके शरीर का संतुलन हिला दिया। वह उठी और ईंटों की टोकरियां सिर पर रखकर चलने लगी। धूप सामने सफेद दीवार की तरह खड़ी थी। पेट में सुबह से कुछ नहीं गया था। आंखों के आगे धब्बे तैरने लगे, फिर भी उसने कदम रोके नहीं। रुकना उसे हमेशा हार जैसा लगता था। कलेक्टर साहब मजदूरों की झोपड़ियों की ओर बढ़े। वहां टूटी चारपाइयां, राख से भरे चूल्हे और बच्चों की खांसी थी। महावीर साहू बार बार बीच में बोलता, गरीब लोग हैं साहब, आदत ऐसी ही है, हमने बहुत मदद की है। अधिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने एक छोटे लड़के के हाथ पर पड़े जले निशान देखे, फिर राशन की दुकान की पर्चियां मांगी।
हरनाम की उंगलियां कांप गईं। उसी समय पीछे से एक औरत की चीख उठी। सबने मुड़कर देखा। मीरा ईंटों की टोकरियों सहित जमीन पर गिर पड़ी थी। गौरी तिरपाल से दौड़ती हुई निकली। मां, उसकी चीख ने धूप को चीर दिया। मजदूरों की कतार टूट गई, पर हरनाम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कलेक्टर सबसे पहले मीरा के पास पहुंचा। उसने टोकरियां हटाई, पानी मंगाया और झुककर उसका चेहरा पलटने लगा। घूंघट आधा हट गया। धूल से सना चेहरा, सूखे होंठ, आंखों के किनारे की थकी रेखाएं, पर वही माथा, वही नाक, वही छोटी सी काली तिल। कलेक्टर का हाथ हवा में ठहर गया। उसकी सांस जैसे किसी ने छीन ली हो। मीरा, उसके होठों से निकला, इतना धीमा कि शायद किसी और ने न सुना, पर धरती ने सुन लिया। गौरी रोते हुए मां के सीने से लग गई। मां, आंख खोलो, मैं हूं। कलेक्टर ने बच्ची को देखा। उसके चेहरे में अपना बचपन, अपनी मां की आंखें और मीरा की कोमलता एक साथ दिखाई दी। दुनिया अचानक घूमने लगी। जिस स्त्री को उसने वर्षों पहले विश्वासघाती समझकर स्मृति से मिटाने की कोशिश की थी, वह उसके सामने मजदूरों की धूल में पड़ी थी। और यह बच्ची, यह किसकी थी? सवाल बिजली की तरह फटा। मीरा ने धीरे धीरे पलकें खोली। सामने झुका चेहरा धुंधला था, पर आवाज, स्पर्श और उस नाम की थरथराहट ने उसकी चेतना को वर्षों पीछे फेंक दिया। उसने कलेक्टर को पहचाना। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में ऐसा दर्द भर आया जैसे गंगा में अचानक बाढ़ उतर आई हो। फिर उसने चेहरा मोड़ लिया। मुझे मत छुइए साहब, वह बमुश्किल बोली। यह साहब शब्द अर्जुन के सीने में किसी शाप की तरह धंस गया। उसमें दूरी भी थी, अपमान भी, और टूटे हुए वैवाहिक व्रत की राख भी। महावीर साहू ने स्थिति संभालने की कोशिश की। साहब, यह औरत कमजोर है, काम नहीं करती ठीक से, नाटक ज्यादा करती है। कलेक्टर ने पहली बार उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा कि साहू की आवाज गले में अटक गई। चुप रहिए, उसने कहा, और 2 शब्दों में वर्षों की सत्ता, क्रोध और पछतावा कांप उठा। उसने डॉक्टर बुलाने का आदेश दिया, एम्बुलेंस मंगाने को कहा और मजदूरों को पानी बांटने का निर्देश दिया। भट्ठे पर पहली बार मालिक नहीं, मजदूरों की ओर कोई आदेश जा रहा था। लोग अविश्वास से देख रहे थे। गौरी अब भी रो रही थी। कलेक्टर ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, पर बच्ची पीछे हट गई। मेरी मां को कहीं मत ले जाइए, उसने डरी हुई आवाज में कहा। वह कर्ज में है, मालिक मारेंगे। यह सुनते ही अर्जुन के भीतर कुछ टूटकर गिरा। कर्ज? मीरा, उसकी पत्नी, जिसने कभी उसके लिए अपने गहने बेच दिए थे, आज किसी साहूकार के कर्ज में जकड़ी थी। वह कुछ पूछना चाहता था, पर मीरा की बंद पलकों ने उसे रोक दिया। हर सवाल से पहले उसका अपराध खड़ा था। भट्टे की आग अब भी जल रही थी, मगर उस दोपहर सबसे ज्यादा जलता हुआ मन अर्जुन का था। उसके सामने ईंटों की कतारें नहीं, अपने जीवन की दीवारें खड़ी थी, जिनमें झूठ, अहंकार और अधूरे पत्रों की गारा भरी थी। मीरा को स्ट्रेचर पर रखा गया। जाते जाते उसने एक बार गौरी की उंगली कसकर पकड़ी और दूसरी ओर देखने लगी, जहां मिट्टी में उसकी अधूरी ईंटें पड़ी थी। वह शायद सोच रही थी कि शाम की मजदूरी कट जाएगी। अर्जुन सोच रहा था, इतने वर्षों में उसने क्या पाया और किसे खो दिया। एम्बुलेंस की सायरन भरी आवाज भट्ठे की चिमनी से उठते धुएं में मिल गई। मजदूरों की आंखों में डर के साथ एक छोटी सी आशा भी चमक रही थी, जैसे राख में दबी चिंगारी हवा पा गई हो। महावीर साहू के चेहरे से रंग उड़ चुका था। हरनाम अपनी कॉपी छिपाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने उसे रुकने का आदेश दिया और सारे कागज जब्त करने को कहा। फिर वह एम्बुलेंस में चढ़ा। मीरा चेत पड़ी थी। गौरी मां का हाथ पकड़े बैठी थी और उनके बीच एक ऐसा मौन था जो किसी अदालत से बड़ा, किसी सजा से कठोर था। सड़क पर गाड़ी तेज दौड़ रही थी। बाहर खेत, पोखर, मंदिर और धूल से भरे नीम के पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। अर्जुन खिड़की के पास बैठा था, पर उसकी आंखें बाहर नहीं, भीतर देख रही थी। उसे याद आया, कभी मीरा उसके माथे पर हाथ रखकर कहती थी कि आदमी बड़ा पद पाकर बड़ा नहीं होता, बड़ा तब होता है जब किसी का दुख पहचान सके। आज वह जिले का कलेक्टर था, पर अपनी ही पत्नी का दुख पहचानने में उसे इतने साल लग गए। यह विचार उसके भीतर खंजर की तरह उतरता गया। गौरी ने धीरे से पूछा, साहब, मेरी मां ठीक हो जाएगी ना? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह कहना चाहता था, मैं तुम्हारा पिता हूं, पर यह शब्द उसके गले में अटक गए। पिता होना केवल रक्त का अधिकार नहीं, उपस्थिति का धर्म भी है, और वह इस धर्म में अनुपस्थित रहा था। उसने बहुत धीमे कहा, हाँ, वह ठीक हो जाएगी, मैं वचन देता हूं। गौरी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वचन का वजन परख रही हो। मीरा की उंगलियां हल्की सी हिली, पर उसने आंखें नहीं खोली। अस्पताल के दरवाजे पर जब एम्बुलेंस रुकी,
तब भैरल के दरवाजे पर जब आमने सामने थी। एक तरफ सरकारी अधिकारी, सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और आदेशों की गति थी। दूसरी तरफ मिट्टी से सनी एक औरत, उसकी डरी हुई बेटी और भट्टे की धूल। डॉक्टर मीरा को भीतर ले गए। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसके हाथों में अब भी मिट्टी लगी थी, वही मिट्टी जो मीरा के माथे से छूकर आई थी। उसने पहली बार महसूस किया कि यह मिट्टी अपमान नहीं, उसके जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। शाम तक अस्पताल के बरामदे में खबर फैल चुकी थी कि कलेक्टर साहब खुद एक मजदूर औरत को लेकर आए हैं। लोग कानाफूसी करते रहे, कर्मचारी भागते रहे। पुलिस भट्ठे पर छापा मारने लौट गई। गौरी बेंच पर बैठी मां की पुरानी थैली पकड़े थी, जिसमें 2 सूखी रोटियां, एक टूटी कंघी और कपड़े में लिपटी एक धुंधली तस्वीर थी। अर्जुन ने उस थैली को देखा, पर छूने की हिम्मत नहीं हुई। शायद उसमें उसका ही अतीत रखा था, जिसे मीरा ने फेंका चनी था। यह एहसास उसकी आंखों को नम कर गया। रात उतरने लगी। अस्पताल की खिड़की से दूर किसी मंदिर की आरती की आवाज आ रही थी। ओम जय जगदीश हरे की धुन हवा में तैरती हुई बरामदे तक पहुंची। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। वर्षों बाद उसे लगा कि भगवान मूर्तियों में नहीं, उन प्रश्नों में बैठे हैं जिनसे आदमी भागता है। मीरा भीतर थी, गौरी पास थी, और उसका पद, उसकी गाड़ी, उसका नाम, सब अचानक बहुत छोटे हो गए थे। उस रात भैरवपुर के कलेक्टर ने पहली बार जाना कि न्याय की शुरुआत सरकारी फाइल से नहीं, अपने अपराध को पहचानने से होती है। चांदीपुर गांव में अर्जुन और मीरा का विवाह उस मौसम में हुआ था जब सरसों के खेत पीले होकर धरती को दुल्हन बना देते थे। न ढोल बड़े थे, न बारात में चमकदार रोशनी, पर मिट्टी के आंगन में जलते दियों की लौ में सच्चाई थी। मीरा ने पहली बार अर्जुन को जयमाला पहनाते समय देखा तो उसके चेहरे पर गरीबी की छाया थी, मगर आंखों में ऐसा उजाला था जो बड़े घरों के लड़कों में नहीं मिलता। पंडित नारायण ने मंत्र पढ़ते हुए कहा था, 7 फेरे केवल देह नहीं, आत्मा बांधते हैं। मीरा मायके से बहुत कुछ लेकर नहीं आई थी। एक पीतल की थाली, 2 रजाइयां, मां की दी हुई चांदी की पायल और लाल कांच की चूड़ियां ही उसका धन थी। पर वह घर में ऐसे आई जैसे सूने आंगन में तुलसी उग आई हो। कमला देवी ने उसे पहली सुबह चूल्हे के पास देखा तो मन ही मन संतोष किया। लड़की गरीब थी, पर हाथों में सेवा थी और आंखों में लज्जा। ठाकुर देवेंद्र सिंह ने बस इतना कहा था, बहू ठीक है, मगर घर में रोटी बढ़ेगी, आमदनी नहीं। अर्जुन उस समय गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाता था। उसके कमरे में एक पुरानी मेज, लालटेन, फटी अंग्रेजी किताबें और दीवार पर चिपका भारत का नक्शा था। वह देर रात तक पढ़ता और कभी कभी नींद से हारकर किताब पर झुक जाता। मीरा चुपचाप उठती, उसके पास पीतल का गिलास रखती और लालटेन की बत्ती सीधी कर देती। वह अक्षरों का अर्थ नहीं जानती थी, पर इतना जानती थी कि इन्हीं अक्षरों में उसके पति का भाग्य छिपा है। उसके लिए वह कमरा छोटा मंदिर था। शादी कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने मीरा से अपने मन की सबसे बड़ी बात कही। वह बोला, मैं सिविल सेवा देना चाहता हूँ। मीरा, अगर पास हो गया तो माँ बाबूजी की गरीबी मिट जाएगी, गांव में स्कॉल बनेगा और तुझे कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसके लिए कलेक्टर शब्द दूर आकाश के तारे जैसा था, पर पति की आवाज में जो विश्वास था उसने उसे भी विश्वास दे दिया। उसने धीरे से कहा, आप पढ़िए, मैं घर संभाल लूंगी। घर संभालना कहना आसान था, निभाना कठिन। चांदीपुर का वह कच्चा घर बरसात में टपकता, गर्मी में तपता और सर्दी में हड्डियां जमा देता था। खेत छोटे थे, कर्ज पुराना था और देवेंद्र सिंह का अभिमान उनकी गरीबी से बड़ा था। मीरा सुबह अंधेरे में उठती, गोबर से आंगन लीपती, कुएं से पानी लाती, चूल्हा जलाती और सास ससुर के पैर छूती। फिर खेत में जाती, दोपहर में रोटी बनाती और रात को अर्जुन की किताबें कपड़े से पोंछती। उसका अपना शरीर कब थकता था उसे याद ही नहीं रहता। गांव की औरतें कभी कभी चिढ़ाती, बहू इतना पढ़ाकर क्या करोगी, मर्द अफसर बन गया तो शहर की मेम ले आएगा। मीरा सुनकर मुस्कुरा देती, पर भीतर कहीं हल्की चुभन उठती। शाम को जब अर्जुन पढ़ते पढ़ते थक जाता, वो उसके सामने गरम रोटी रखती और पूछती, सच कहिए, बड़े आदमी बनकर बदल तो नहीं जाएंगे? अर्जुन हंस पड़ता। वो उसके माथे पर हाथ रखकर कहता, अगर कभी बदल गया तो समझना मैं आदमी नहीं रहा। मीरा उस वचन को मंगलसूत्र की तरह दिल में पहन लेती, पर हर घर में सुख के साथ छाया भी जन्म लेती है। अर्जुन का चचेरा भाई राघव अक्सर घर आता जाता रहता। वह उम्र में थोड़ा बड़ा था, पर मन से छोटा। उसे अर्जुन की पढ़ाई से जलन थी।
क्योंकि गांव में लोग कहते थे कि देवेंद्र का बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा। राघव मुस्कुराकर मीरा से मीठी बातें करता, पर उसकी आंखों में सम्मान नहीं हिसाब था। वह देवेंद्र के कान भरता, काका, पढ़ाई में पैसा डूब रहा है, बहू भी गरीब घर की है, कल को लड़का शहर गया तो यह घर कौन चलाएगा। देवेंद्र सिंह पहले से ही कठोर आदमी थे। उनका विश्वास था कि परिवार की इज्जत स्त्री की चुप्पी, उनकी स्त्री की चुप्पी और पुरुष की आज्ञा से बनी रहती है। उन्हें अर्जुन का किताबों में डूबना अच्छा भी लगता और डराता भी था। एक दिन उन्होंने कठोर स्वर में कहा, दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का सपना छोड़ दे, खेत में हाथ लगा, घर बचा। अर्जुन ने पहली बार पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, बाबूजी, यही पढ़ाई घर बचाएगी। उस रात आंगन में चुप्पी रही कुछ, पर मीरा ने चूल्हे की बुझती राख में अर्जुन के लिए गर्म दूध छिपाकर रखा। दिल्ली जाने का खर्च सबसे बड़ी दीवार था। फार्म भरने, किताबें खरीदने, कोचिंग की फीस और रहने का किराया, सब मिलाकर ऐसी रकम बनती थी जिसे सुनकर कमला देवी ने माथा पकड़ लिया। देवेंद्र ने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। अर्जुन का चेहरा बुझ गया, वह रात भर जागता रहा। सुबह मीरा ने अपनी छोटी पोटली खोली। उसमें विवाह की पायल, चांदी की करधनी और लाल पत्थर वाली नथ थी। उसने सब अर्जुन के सामने रख दिया। इन्हें बेच दीजिए, वह बोली, गहने फिर आ जाएंगे, समय नहीं। अर्जुन ने पोटली पीछे धकेल दी। उसकी आंखें भर आईं, ये तुम्हारे हैं मीरा, मैं तुम्हारी चीजें बेचकर सपना नहीं खरीद सकता। मीरा ने पहली बार दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ा। पति पहली बार दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ा। जब नाव नदी पार करती है तो चप्पू नहीं पूछता कि पानी किसका है। अर्जुन उसे देखता रह गया। उस क्षण उसे लगा, यह स्त्री गरीब घर से आई होगी, पर उसका मन किसी रानी से कम नहीं। उसी दिन वह बाजार गया और लौटते समय उसकी आंखें लाल थी। गहनों की कीमत उतनी नहीं मिली जितनी दुकानदार ने वादा किया था, पर अर्जुन ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी। मीरा ने उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े धोकर रखे, पुराने थैले में गुड़, सत्तू और तुलसी की सूखी पत्तियां बांधी। उसने एक छोटी सी भगवान कृष्ण की तस्वीर भी किताबों के बीच रख दी। जाते समय बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी। मीरा ने पल्लू से चेहरा ढक रखा था, पर आंसू नहीं छिपे। अर्जुन ने धीरे से कहा, जल्दी लौटूंगा। मीरा ने उत्तर दिया, लौटना तभी जब हारकर नहीं जीतकर लौटे। दिल्ली ने अरुण का स्वागत किसी माँ की तरह नहीं, लोहे की परीक्षा की तरह किया। वह मुखर्जी नगर की तंग गली में 5 लड़कों के साथ एक छोटे कमरे में रहने लगा। दिन में कोचिंग, रात में पढ़ाई, बीच में भूख और चिंता। कभी पैसे खत्म हो जाते तो वह चाय और 2 बिस्कुट पर दिन निकालता। हर महीने मीरा किसी तरह थोड़ा पैसा भेजती। कभी वह घरों में रोटी बेलने जाती, कभी खेत मालिक की पत्नी के कपड़े धोती, कभी मंदिर में चढ़ी माला से फूल अलग करके बेचती। हर रुपए पर उसकी उंगलियों की थकान चिपकी रहती। घर में उसकी मेहनत को सम्मान नहीं मिला। देवेंद्र कहते, बहू घर से बाहर जाएगी तो लोग बातें करेंगे। मीरा चुप रहती, क्योंकि घर के भीतर भूख भी बातें करती थी। कमलादेव कभी कभी इसके सिर पर तेल लगाती और रो पड़ती। बेटी, तू बहुत सर कहती। माँ जी, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो डाल झुकती ही है, पर रात को अकेली होती तो अपनी खाली देखती जहां चूड़ियों की जगह काम के घाव थे। फिर भी उसे पछतावा नहीं होता था। राघव धीरे धीरे घर में अधिक आने लगा। वह कभी अनाज उधार लाने का बहाना करता, कभी देवेंद्र के साथ खेत की बात करता। मीरा उससे दूरी रखती, पर वह उसकी चुप्पी को कमजोरी समझता। एक दिन उसने कटाक्ष किया, बहू, इतना कष्ट क्यों करती हो? शहर जाकर अर्जुन तुम्हें याद रखेगा भी या नहीं? मीरा ने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा, जिसे याद दिलानी पड़े वह संबंध नहीं होता। उसने शांत स्वर में कहा। राघव मुस्कुराया, पर भीतर उसकी ईर्ष्या में आग लग गई। उसे मीरा का आत्मसम्मान चुभ गया था। दिल्ली से अर्जुन के पत्र आते तो मीरा उन्हें तुलसी चौरे के पास बैठकर पढ़वाती। वह खुद अक्षर पूरे नहीं पहचानती थी, इसलिए पड़ोस के मास्टर जी की बेटी से चुपचाप पत्र पढ़वा लेती। अर्जुन लिखता कि परीक्षा कठिन है, पर वह हार नहीं मानेगा। वह मीरा के त्याग का जिक्र करता और कहता कि उसके भेजैसों से खरीदी किताबें उसे शक्ति देती हैं। मीरा हर पत्र को कपड़े में बांधकर संदूक में रखती। उसके लिए वे कागज नहीं, पति की धड़कन थे। वह जवाब में लिखवाती, खूब पढ़िए, मैं ठीक हूं। वास्तव में है वह ठीक नहीं थी। लगातार काम, कम भोजन और घर की कड़वाहट ने उसके चेहरे की चमक चुरा ली थी। कई बार उसे चक्कर आते, पर वह किसी से कहती नहीं। देवेंद्र का व्यवहार और कठोर होता जा रहा था। उन्हें लगता, बहू के कारण बेटा हाथ से निकल रहा है। राघव इसी डर को हवा देता।
काका शहर की पढ़ाई लड़कों को बिगाड़ देती है, बहू उसे पैसे भेजती रहेगी तो वह लौटेगा क्यों? देवेंद्र का चेहरा कस जाता। मीरा यह सब सुनती पर उत्तर नहीं देती। उसका उत्तर केवल मेहनत था। 1 वर्ष बाद अर्जुन पहली बार परीक्षा देकर गांव लौटा। वह दुबला हो गया था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर भीतर जिद बची थी। मीरा ने उसे देखते ही पल्लू से आंसू पोंछे और रसोई में भाग गई, क्योंकि वह रोकर उसका मन कमजोर नहीं करना चाहती थी। रात को जब सब सो गए, दोनों आंगन में बैठे। चांदनी तुलसी पर गिर रही थी। अर्जुन ने कहा, पेपर अच्छा हुआ, पर निश्चित नहीं हूं। मीरा ने उसके हाथ दबाए। बीज बोने वाले को पहले दिन फल नहीं मिलता, उसने कहा। आप फिर कोशिश कीजिए। उस रात वे लंबे समय तक बातें करते रहे। अर्जुन ने दिल्ली की ऊंची इमारतों, पुस्तकालयों और उन लड़कों के बारे में बताया न जिनके पास महंगी किताबें थी। मीरा ने गांव की बातें छिपाकर केवल अच्छा बताया। उसने नहीं कहा कि उसने 3 दिन बिना दाल के गुजारे, न यह बताया कि राघव की निगाहें उसे असहज करती हैं। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन का मन पढ़ाई से हटे। स्त्री जब प्रेम करती है तो कई बार अपना दुख इस तरह छिपाती है, जैसे मां बच्चे से दवा की कड़वाहट छिपाती है। परीक्षा का परिणाम आया तो अर्जुन असफल रहा। देवेंद्र ने ताना मारा, किताबों ने खेत नहीं जोता, न घर चलाया। राघव दे धीमे से हंसते हुए कहा, काका अब समझाइए इसे। अर्जुन भीतर से टूट गया। उसने इस कमरे में खुद को बंद कर लिया। मीरा दरवाजे के बाहर बैठी रही। देर रात उसने कहा, दरवाजा खोलिए, हार बाहर खड़ी रहेगी तो घर में नहीं आएगी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें भीगी थी। वह बोला, मैं तुम्हें निराश कर रहा हूं। मीरा ने कहा, आप कोशिश छोड़ देंगे तब निराश करिएगा। मीरा की यही बात अर्जुन के भीतर फिर दीपक बन गई। वह दूसरी बार दिल्ली गया, इस बार और कठोर तैयारी के साथ। मीरा ने अपना भोजन और घटा दिया ताकि हर महीने कुछ अधिक भेज सके। उसने गांव के बच्चों को अक्षर सिखाना शुरू किया। बदले में कोई मुट्ठी चावल दे जाता, कोई सब्जी। धीरे धीरे उसे अक्षरों से लगाव होने लगा। वह गौशाला की दीवार पर उंगली से अर्जुन का नाम लिखती और मिटा देती। उसे लगता, यदि वह पढ़ना सीख जाएगी तो पति के पत्र किसी और से नहीं पढ़वाने पड़ेंगे। प्रेम उसे चुपचाप शिक्षित कर रहा था। इधर राघव का विष भी गहरा हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि जब तक मेरे अर्जुन के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है, अर्जुन टूटेगा नहीं। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की कि बहू बाहर बाहर जाती है, कई घरों में काम करती है, कौन जाने कहां कहां बैठती होगी। गरीब स्त्री की इज्जत सबसे सस्ता निशाना होती है। लोग बिना प्रमाण के बातों को चबा चबा कर फैलाते रहे। मीरा के कानों तक भी शब्द पहुंचे। वह कांपी पर बोली नहीं। उसे विश्वास था कि सत्य की उम्र झूठ से लंबी होती है। दूसरे प्रयास के समय अर्जुन को मुख्य परीक्षा तक सफलता मिली। दिल्ली से आया पत्र पढ़ते ही मीरा मंदिर भागी और घंटी इतनी देर बजाती रही कि पुजारी ने मुस्कुराकर पूछा, बहू क्या भगवान को जगा रही हो? मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे ठाकुर जी, मेरे पति को ऊंचा कर दीजिए, पर उनका मन विनम्र रखिए। उस दिन उसने अपने हिस्से की गुड़ की डली गौरी नाम की पड़ोस की बच्ची को दे दी। उसे नहीं पता था कि एक दिन यही नाम उसकी अपनी गोद में जन्म लेगा। पर सफलता के साथ दूरी भी बढ़ी। अर्जुन के पत्र अब छोटे होने लगे। पढ़ाई, इंटरव्यू, नोट्स, समय की कमी, हर पत्र में शब्द थे, पर वह गर्माहट कम थी जिसे मीरा हथेलियों में महसूस करती थी। शायद शहर आदमी को व्यस्त करता है, शायद महत्वाकांक्षा भावनाओं को अनुशासन में बांध देती है। मीरा ने शिकायत नहीं की। वह हर पत्र के अंत में वही लिखवाती, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। यह वाक्य उसके जीवन की सांस बन गया था। प्रतीक्षा कभी कभी पूजा हो जाती है यदि उसमें विश्वास बचा रहे। अर्जुन जब इंटरव्यू की तैयारी में लगा था, उसी समय घर में तूफान का पहला बादल उमड़ा। देवेंद्र को राघव ने साधन गया, सब पर छू समझाया कि अर्जुन अफसर बन गया तो गांव की जमीन पर उसका अधिकार मजबूत होगा, और मीरा उसके जीवन में रही तो वह पिता की बात नहीं मानेगा। राघव ने कहा, काका अभी से लगाम रखिए, शहर में लड़के के लिए बड़े रिश्ते आएंगे, यह गरीब बहू उसकी तरक्की में कांटा बनेगी। देवेंद्र चुप रहे, पर उनकी चुप्पी सहमति जैसी थी। कमला देवी ने यह सुना तो उनके हाथ से लोटा गिर पड़ा। मीरा उस शाम तुलसी में पानी दे रही थी। आकाश में धूल भरी आंधी उठ रही थी और उसे अजीब बेचैनी घेर रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जहां कुछ दिनों से हल्की थकान और अनजाना कंपन महसूस होता था। उसे शंका हुई कि शायद उसके भीतर नया जीवन पल रहा है। ये खबर वह सबसे पहले अर्जुन को देना चाहती थी।
उसके चेहरे पर इतने दिनों बाद सच्ची मुस्कान आई। उसने सोचा, जब वो यह पढ़ेगा तो कितना खुश होगा। पर उसे नहीं पता था कि उसके पत्रों की राह अब किसी और के हाथ में जाने वाली है। उस रात मीरा ने मास्टर जी की बेटी से पत्र लिखवाया। शब्द सरल थे, पर उनमें संसार का सबसे बड़ा सुख था। आप पिता बनने वाले हैं, जल्दी आइए या पत्र लिखिए। मैं आपकी संतान को आपके सपनों की कहानियां सुनाऊंगी। पत्र लिखते समय मीरा की आवाज बार बार भर आती। उसने कागज पर हल्दी का छोटा टीका लगाया और भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने रखकर प्रार्थना की। अगले दिन उसने पत्र डाकिये को दिया। राघव दूर से सब देख रहा था। उस चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जैसी सांप दूध के कटोरे के पास लाता है। अर्जुन को उस पत्र का इंतजार कभी नहीं मिला, क्योंकि वह पत्र चांदीपुर की सीमा पार करने से पहले ही राघव के हाथों में पहुंच गया। डाकिया बूढ़ा था, कर्जदार भी, और राघव की इनकी से डर गया। राघव ने पत्र पढ़ा, मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। उसके मन में अब षड्यंत्र पूरा आकार लेने लगा। यदि बच्चा जन्म लेता और अर्जुन को खबर मिलती तो संबंध कभी टूट नहीं सकता था। इसलिए सत्य को रास्ते में ही मारना जरूरी था। उस रात राघव ने पहली बार मीरा के विरुद्ध वह झूठ गढ़ा जिसकी राख वर्षों तक सबको जलाने वाली थी। मीरा का वह पत्र राघव की जेब में कई दिनों तक दबा रहा, जैसे किसी जीवित पक्षी को अंधेरे डिब्बे में बंद कर दिया गया हो। वह हर शाम उसे निकालकर पढ़ता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यही कागज अर्जुन और मीरा के बीच एक सबसे मजबूत पुल बन सकता था। पुल बनने से पहले ही उसे तोड़ देना उसके लिए जरूरी था। उसने डाकिये रामखिलावन को धमकाया, थोड़ा पैसा दिया और कहा कि दिल्ली जाने वाली हर चिट्ठी पहले उसके हाथ से गुजरेगी। मीरा को भरोसा था कि पत्र पहुंच गया होगा। वह हर दिन डाके की आहट सुनते ही आंगन तक आ जाती, पल्लू ठीक करती और झिझकते हुए पूछती, दिल्ली से कुछ आया? रामखिलावन उसकी आंखों में उठती उम्मीद से बचता और सिर झुका लेता। नहीं बहू, अभी नहीं। मीरा मुस्कुराकर भीतर लौट जाती, पर उसकी मुस्कान चौखट पार करते ही टूट जाती। पेट पर हाथ रखते हुए वह बच्चे से कहती, तुम्हारे बाबूजी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बेटा, बड़े सपने देर से जवाब देते हैं। दिन बीतते गए और उसके भीतर पलता जीवन स्पष्ट होने लगा। सुबह की उलझन, देह की थकान, अचानक आने वाली भूख और फिर रोटी सामने देखकर उल्टी जैसा भाव, सबने कमला देवी को सच बता दिया। एक शाम उन्होंने मीरा को रसोई में दीवार पकड़कर खड़े देखा तो उनके चेहरे पर दादी बनने की ममता चमकी, पर उसी क्षण भय भी उतर आया। देवेंद्र सिंह को यह खबर कैसे सुनाई जाएगी जब अर्जुन दूर है और घर में राघव की जहरीली निगाहें हर बात को तौल रही हैं। कमला देवी ने रात में चुपचाप मीरा के हाथ में गुड़ और घी मिला दूध दिया। उनकी आंखें भीगी थीं। बेटी, यह बहुत बड़ी खुशी है, उन्होंने धीरे से कहा, पर समय ठीक नहीं है। मीरा ने उनकी हथेली पकड़ ली। मां जी, 56 साल रही, बच्चा तो भगवान की कृपा है। अर्जुन जी को खबर मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। कमला देवी ने उत्तर नहीं दिया कि इस घर में भगवान की कृपा भी पुरुषों की अनुमति मांगती है। फिर भी मीरा के सिर पर हाथ फेरकर पहली सचमुच बेटी की तरह आशीर्वाद दिया। राघव ने गर्व की खबर सुनी तो उसके षड्यंत्र को जैसे पैरों में आग मिल गई। उसने गांव के 2 निकम्मे लड़कों को शराब पिलाकर अपने साथ मिला लिया। फिर उसने धीरे धीरे चौपाल पर बात फैलानी शुरू की कि अर्जुन महीनों से घर नहीं आया, जिसकी उम्र कैसे भर गया, फिर बहू का पेट कैसे भर गया। शब्द पहले फुसफुसाहट बने, फिर शक बने, फिर लोगों की जीभ पर चढ़कर सच की तरह घूमने लगे। गांव में स्त्री के चरित्र पर उठी धूल कभी अपने आप नहीं बैठती, हर आदमी उसे अपने हाथ से और उड़ाता है। मीरा को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया। उसे केवल इतना लगा कि कुएं पर औरतें अचानक चुप हो जाती हैं, बच्चे उसे देखकर खिलखिलाते हैं और कुछ बूढ़े आदमी उसे देखते ही खैनी मलते हुए निगाह फेर लेते हैं। एक दिन पानी भरते समय किसी ने पीछे से कहा, अर्जुन तो दिल्ली में है। फिर यह शुभ समाचार कहां से आया? हंसी उठी। मीरा के हाथ से घड़ा लगभग छूट गया। उसने मुड़कर देखा, पर कोई सामने नहीं आया। अपमान हमेशा भीड़ में छिपकर पत्थर फेंकता है। उस शाम मीरा ने पहली बार कमला देवी से पूछा, मां जी, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? कमला देवी कांप गईं। उन्होंने बहुत चाहा कि वह बहू को सीने से लगा लें, पर डर ने उनकी बाहें बांध दी। लोगों का काम कहना है। उन्होंने धीमे से कहा, तू मन छोटा मत कर। मीरा ने उनकी आंखों में देखा और समझ गई कि आग सचमुच लग चुकी है। वह भीतर गई, संदूक खोला और अर्जुन के पुराने पत्र अपने सीने से लगा लिए। उसे लगा ये कागज उसकी निर्दोषता के साक्षी हैं।
अर्जुन को दिल्ली में राघव का पहला झूठा पत्र मिला। उसमें लिखा था कि गांव में मीरा का चाल चलन ठीक नहीं, वह अक्सर घर से बाहर रहती है और लोग देवेंद्र सिंह की इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। अर्जुन ने पत्र पढ़कर पहले हंसना चाहा, क्योंकि उसे मीरा पर उतना विश्वास था जितना सुबह के सूरज पर शब्द जहरीले थे। वे पढ़े जाने के बाद भी भीतर सरकते रहे। उसने जवाब लिखना चाहा, फिर सोचा परीक्षा निकट है। उसने केवल छोटा सा पत्र भेजा, मीरा से कहना सावधान रहे। वह छोटा पत्र भी मीरा तक नहीं पहुंचा। राघव ने उसे पढ़ा और देवेंद्र सिंह को दिखाते हुए कहा, देखिए काका, अर्जुन भी चिंतित है, अब भी न जागे तो लोग घर पर थूकेंगे। देवेंद्र सिंह के चेहरे पर अपमान और क्रोध का अंधेरा उतर आया। उन्हें बेटे की सफलता से जितना गर्व चाहिए था, उससे अधिक अपनी जाति, कुल और मर्दाना प्रतिष्ठा का भय था। उन्होंने कमला देवी से पूछा, बहू कहाँ जाती है दिन भर? कमला ने कहा, काम पर। देवेंद्र गरजे, यही जवाब सबको दूं। मीरा ने अगले दिन दूसरा पत्र लिखा। इस बार शब्दों में घबराहट थी। आपका कोई उत्तर नहीं आया। घर में अजीब बातें हो रही हैं, जल्दी लिखिए, ये आपके बच्चे की कसम, मैं अकेली डर रही हूं। उसने पत्र को माथे से लगाया और डाकिये को देते समय उसकी आंखों में हाथ जोड़कर देखा। रामखिलावन बूढ़ा आदमी था, उसका मन कांपा। पर शाम को राघव ने उसे घेर लिया। बहुत धर्म जाग रहा है, उसने कहा, तेरे बेटे का कर्ज याद है? बूढ़े ने चुप पत्र दे दिया। इस बार राघव ने केवल पत्र नहीं रोका, उसने झूठ को प्रमाण देने की तैयारी भी की। उसने गांव को प्रमाण देने की तैयारी भी की। उसने गांव के एक गरीब चरवाहे शंभू को धमकाया और लालच दिया कि वह रात में ठाकुर घर के पिछवाड़े दिखाई दे। शंभू ने मना किया तो राघव ने उसकी बहन की शादी रोकने की धमकी दी। गरीबी आदमी से केवल श्रम नहीं, कई बार उसका सत्य भी छीन लेती है। शंभू रोया पर झुक गया था कि उसकी मजबूरी एक निर्दोष स्त्री के जीवन को राख कर देगी। सावन की पहली भारी बारिश वाली रात थी। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे देवता भी किसी अन्याय के साक्षी बनने को बेचैन हो। मीरा ने रसोई बंद की, तुलसी के पास दिया बचाने की कोशिश की और फिर अपने कमरे में चली गई। पेट में पलता बच्चा हल्का हल्का हिल रहा था। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम्हारे पिता बरसात बहुत पसंद करते हैं। तभी बाहर कुत्ते भौंके, कुछ कदमों की आवाज आई, फिर राघव की चीख गूंजी, पकड़ो, घर की इज्जत लूट रही है। देवेंद्र सिंह लाठी लेकर बाहर दौड़े। कमला देवी घबराकर पीछे पीछे आईं। आंगन के पिछवाड़े से शंभू भागता दिखाई दिया। जानबूझकर पकड़ने का नाटक किया, जानबूझकर इतना धीमा कि लोग उसे देख लें। राघव ने उसे पकड़ने का नाटक किया। काका अब भी आंख बंद रखेंगे। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखों में स्तब्धता। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। देवेंद्र ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ा और आंगन में खींच लाए। किसका पाप पेट में पाल रही है? देवेंद्र की आवाज बारिश से भी भारी थी। मीरा ने ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने उसके कानों में अंगारे भर दिए हों। बाबूजी, वह चीखी, यह अर्जुन जी का बच्चा है, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। राघव ने तुरंत कहा, अर्जुन महीनों से घर नहीं आया, पूरा गांव जानता है। मीरा ने कमला देवी की ओर देखा। मां जी, आप बताइए मैं कैसी हूं? कमला देवी के होंठ कांपे, आंखें बह निकली पर आवाज नहीं निकली। उनका मौन सबसे घातक गवाही बन गया। मीरा देवेंद्र के पैरों पर गिर पड़ी। उसने अपने माथे का सिंदूर दिखाया, मंगलसूत्र पकड़कर कसम खाई, अर्जुन के पत्रों की पोटली लाकर सामने रख दी। मेरे पास इनसे बड़ा प्रमाण नहीं। उसने रोते हुए कहा, मैंने इनके लिए गहने बेचे, भूख सही, अपमान सहा, मैं मर सकती हूं पर इनके विश्वास को कलंकित नहीं कर सकती। देवेंद्र ने पत्रों को लाद से दूर कर दिया। राघव ने भीड़ को बुला लिया था। चौखट पर पड़ोसियों की परछाइयां जमा थी। किसी ने दया नहीं की। दया भी प्रतिष्ठा से डर गई। बारिश तेज हो गई। मिट्टी का आंगन कीचड़ बन गया था और उसी कीचड़ में पान कीचड़ बन गया था और उसी कीचड़ में मीरा की लाल चूड़ियां टूट कर गईं। देवेंद्र ने आदेश दिया, इस औरत को अभी घर से निकालो, हमारे कुल में इसके लिए जगह नहीं। कमला देवी चीखी, ऐसा मत कीजिए, यह गर्भवती है। पर देवेंद्र का चेहरा पत्थर हो चुका था। राघव ने मीरा का छोटा संदूक बाहर फेंक दिया। उसमें से कपड़े, पत्र, कृष्ण की तस्वीर और हल्दी लगा वह अधूरा सपना कीचड़ में फैल गया। मीरा ने कांपते हाथों से उन्हें समेटना चाहा। उसने आखिरी बार घर की देहरी को देखा। यही वह देहरी थी जिसे उसने हर सुबह माथे से लगाया था। यही तुलसी चौरा था जिसके पास उसने अर्जुन की सफलता के लिए व्रत रखे थे। अब वही घर उसे दोषी की तरह बाहर धकेला। उसी झोपड़ी पेट पर हाथ रखा था। उसने पेट पर हाथ रखकर पलते जीवन से कहा, डरना मत, तुम्हारे पिता बुरे नहीं हैं, बस सत्य उन तक नहीं पहुंचा।
यह कहते हुए उसका अपना विश्वास भी कांपा, पर उसने उसे टूटने नहीं दिया। स्त्री कई बार अपने बच्चे के लिए झूठ नहीं, आशा बचाती है। मीरा रात भर बारिश में चलती रही। उसके पास एक गठरी थी, भीगा पल्लू था और गर्भ में धड़कता बच्चा। रास्ते में कीचड़, कांटे और अंधेरी पगडंड डंडियां थी। कई बार वह फिसली पर उठ गई। गांव के बाहर पुराना शिव मंदिर था, जहां पीपल के पेड़ से घंटियां बंधी थी। वह वहीं जा बैठी। मंदिर में कोई नहीं था। उसने शिवलिंग पर गिरती वर्षा को देखा और फूटकर रो पड़ी। भोलेनाथ, उसने कहा, मेरा पति सच जाने बिना मुझे दोषी न माने, बस इतनी कृपा कर दीजिए। सुबह मंदिर के पुजारी ने उसे भीगी अवस्था में पाया। उन्होंने उसे प्रसाद दिया, सूखा कपड़ा दिया और पूछा कि कहाँ जाएगी। मीरा ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कोई दिशा नहीं थी। मायका गरीब था, पिता मर चुके थे, मां बीमार थी और भाई अपनी पत्नी के दबाव में उसे बोझ समझता। वह जातनी के दबाव में उसे बोझ समझता। उसने तय किया कि वह किसी पर भार नहीं बनेगी। पुजारी ने उसे कस्बे की ओर जाते बैलगाड़ी वाले से बैठा दिया। वह पीछे मुड़कर चांदीपुर को देखती रही, जहां उसका अतीत धुंध में खो गया। दिल्ली में उसी सप्ताह अर्जुन का इंटरव्यू था। वह सफेद कमीज पहनकर बोर्ड के सामने बैठा, सवालों के उत्तर दिए। संविधान, गरीबी, प्रशासन और न्याय पर दृढ़ता से बोला। किसी ने उससे पूछा, एक अधिकारी के लिए सबसे बड़ा गुण क्या है? उसने बिना सोचे कहा, विश्वास और निष्पक्षता। यह कहते समय उसे मीरा की याद आई। पर उसी शाम राघव का दूसरा पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था कि मीरा रात में पकड़ी गई, गांव छोड़कर चली गई और देवेंद्र सिंह शर्म से टूट गए हैं। पत्र के अंत में लिखा था, अब उसे भूल जाना ही कुल की रक्षा है। अर्जुन ने वह पत्र पढ़ा तो उसके भीतर जैसे कोई दीवार गिर गई। पहले अविश्वास आया, फिर क्रोध, फिर अपमान। उसने कई बार मीरा का चेहरा याद किया, उसकी आंखों की सच्चाई याद की। पर राघव ने इतने विस्तार से झूठ लिखा था कि शहर की दूरी ने उसे संदेह में बदल दिया। वह जाना चाहता था, वह गांव जाना चाहता था, पर परिणाम, प्रशिक्षण और पिता की बीमारी की झूठी खबरें उसे उलझाती रहीं। उसने मीरा को पत्र लिखा, पर भेजा नहीं। उसमें केवल एक वाक्य था, तुमने ऐसा क्यों किया? वही प्रश्न वर्षों तक उसे भी जलाता रहा। मीरा कस्बे से भटकते भटकते भैरवपुर के बाहरी इलाके में पहुंची। वहां ईंट भट्ठों की लंबी चिमनियां थी, जो आकाश में काला धुआं छोड़ती थी। एक औरत ने उसे देखा और पूछा, काम चाहिए? मीरा ने अपने पेट पर हाथ रखा। रोटी चाहिए, उसने कहा। महावीर साहू के मुंशी हरनाम ने उसकी हालत देखकर कहा कि वह हल्का काम कर सकती है, पर रहने, खाने और दवाई का खर्च कर्ज में जुड़ता जाएगा। मारा ने कागज पढ़े बिना अंगूठा लगा दिया। भूख आदमी से भविष्य का हिसाब नहीं पूछने देती। भट्ठे की झोपड़ी में पहली रात मीरा ने गीली मिट्टी की गंध में सोने की कोशिश की। पास ही मजदूर बच्चे खांस रहे थे। कोई औरत प्रसव पीड़ा की कहानी सुना रही थी। कोई बूढ़ा अपने गांव को याद कर रहा था। मीरा ने गठरी खोली। कृष्ण की तस्वीर बच गई थी, पर अर्जुन के कई पत्र भीगकर चिपक गए थे। उसने उन्हें सावधानी से अलग किया और आंचल में लपेट लिया। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, उसने अनुपस्थित पति से कहा। शायद तुम सच नहीं जानते, पर यदि जानते हो तो भगवान तुम्हें भी चैन न दे। महीने बीते, मीरा का पेट बढ़ता गया और काम भी। वह मिट्टी नहीं ढो पाती तो अधब की ईंटों पर पानी छिड़कती, मजदूरों के बच्चों को संभालती, बीमार औरतों को पंखा करती। भट्ठे की औरतें पहले उसे शक से देखती रहीं, फिर उसकी चुप्पी में छिपसा दर्द पहचान गई। उनमें से जमुनाबाई ने एक दिन पूछा, पति छोड़ गया? मीरा ने सिर हिलाया नहीं, केवल कहा, रास्ता खो गया है। जमुना ने लंबी सांस ली। हम सब किसी न किसी खोए रास्ते की औरतें हैं, उसने कहा। सर्दी की एक रात गौरी जन्मी। भट्ठे की झोपड़ी में न दाई पूरी थी, न दवा, साफ चादर। बाहर चिमनी का धुआं था और भीतर मीरा की चीखें। जमुनाबाई ने पुराने साड़ी के कपड़े से बच्ची को लपेटा और मीरा के गाल से लगाया। बच्ची रोई तो मीरा की आंखों में पहली बार निर्वासन के बाद उजाला लौटा। गौरी, उसने धीमे से नाम लिया, क्योंकि उसे लगा यह बच्ची अंधेरे में भी उजली रहेगी। उसने नवजात के माथे को चूमा और कहा, तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी बनेंगे। उसी समय दूर मसूरी में प्रशिक्षण केंद्र की सीढ़ियों पर अर्जुन खड़ा था। परिणाम आ चुका था, वह सेवा में चयनित हो गया था। लोग उसे बधाई दे रहे थे। पिता का नाम रोशन होने की बातें हो रही थी और उसके हाथ में नियुक्ति की फाइल थी। फिर भी उसके भीतर एक खाली कमरा था, जिसमें मीरा की आवाज गूंजती थी। उसने खुद से कहा कि उसने धोखा खाया है, इसलिए कठोर बनना होगा। पर रात को जब सब सो जाते, वह वही अधूरा पत्र निकालता और पूछता, क्या सचमुच तुम ऐसी थी मीरा?
राघव ने चांदीपुर में अपनी जीत समझ ली। देवेंद्र सिंह ने समाज के सामने घोषणा की कि बहू मर गई है, ताकि अपमान की चर्चा बंद हो। कमला देवी ने यह सुना तो भीतर से टूट गई। उन्होंने चुपचाप मीरा के बचे हुए पत्र, कीचड़ से सनी कृष्ण तस्वीर का दूसरा छोटा चित्र और टूटी चूड़ी टुकड़ा एक पुराने डिब्बे में छिपा दिया। वह हर अमावस को दिया जलाकर बहू और अजन्मे बच्चे के लिए प्रार्थना करती। उनका मौन अब डर नहीं, अपराध बन चुका था, पर बोलने का साहस फिर भी नहीं आया। समय ने अपना निर्दयी काम जारी रखा। अर्जुन पद, प्रशिक्षण और नई जिम्मेदारियों में ऊपर चढ़ता गया। मीरा कर्ज, मजदूरी और मातृत्व में और गहरी धंसती गई। दोनों के बीच जो पत्र कभी प्रेम लेकर चलते थे, अब राघव के संदूक में बंद पड़े थे। वे कागज केवल स्याही नहीं थे, वे एक परिवार की टूटी रीढ़ थे। कर्म की आंखें मगर बंद नहीं थी। वह चुपचाप देख रहा था कि किसने पत्र रोका, किसने झूठ बोला, किसने डरकर सच छिपाया और किसने अपमान सहकर भी प्रेम को शाप नहीं बनने दिया। 7 वर्ष ऐसे बीते जैसे किसी ने जीवन की नदी को 2 अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया हो। अर्जुन प्रताप सिंह अब भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी था। उसकी मेज पर जिले के नक्शे, योजनाओं की फाइलें और सरकारी मोहरें रहती थी। लोग उसे कलेक्टर साहब कहकर झुकते। उसके आदेश पर सड़कें बनती, राशन की जांच होती, अफसरों की बैठकें लगती। पर हर उपलब्धि के पीछे एक बंद कमरा था जिसमें मीरा का नाम धूल से ढका पड़ा रहता। वह सोचता था कि उसने उसे भुला दिया है, मगर स्मृति भूलने से नहीं मरती। जब भैरवपुर जिले में उसके स्थानांतरण का आदेश आया तो अर्जुन ने कागज को लंबे समय तक हाथ में पकड़े रखा। भैरवपुर चांदीपुर से बहुत दूर नहीं था और उसी मिट्टी की गंध उसमें थी जहां से वह भागकर बड़ा आदमी बना था। उसके सहकर्मियों ने बधाई दी कि यह महत्वपूर्ण जिला है, यहां काम दिखाने का अवसर मिलेगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, पर भीतर कुछ बेचैन हो उठा। उसे लगा अतीत किसी पुरानी पगडंडी की तरह फिर उसके सामने आ गया है, जिस पर कदम रखते ही दबे कांटे चुभने लगेंगे। भैरवपुर पहुंचते समय सरकारी गाड़ी जब खेतों चच्चे गांवों से गुजरी, अर्जुन की आंखें अनायास बाहर टिक गईं। धान की हरियाली, बैलगाड़ी, सड़क किनारे चाय की दुकान, मंदिर की घंटी, स्कूल जाते बच्चे, सब कुछ उसे अपने पुराने दिनों में खींच रहा था। वह याद करने से बचता रहा, पर हर मोड़ पर मीरा की कोई छोटी छवि खड़ी मिलती। कहीं वह लोटा लिए कुएं से लौटती दिखती, कहीं तुलसी में जल चढ़ाती, कहीं लालटेन के पास उसका इंतजार करती। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर भीतर का दृश्य और साफ हो गया। कलेक्टर आवास बड़ा था, ऊंची दीवारों वाला, बरामदे में माली, रसोई में नौकर और बाहर पहरा। अर्जुन ने कमरे देखे, पर उसे एक अजीब खालीपन ने घेर लिया। इतना बड़ा घर था, पर उसमें कोई प्रतीक्षा नहीं थी। रात को खाने की मेज पर चांदी के बर्तन रखे गए, दाल में घी तैर रहा था, पर पहला कौर गले से मुश्किल से उतरा। उसे याद आया, मीरा कभी खुद सूखी रोटी खाकर उसके लिए दाल बचा देती थी। उसने प्लेट दूर कर दी। सफलता का स्वाद तब कड़वा हो जाता है जब उसमें किसी और के आंसू घुले हों। अगले दिन वह चांदीपुर गया। आधिकारिक रूप से यह दौरा विकास योजनाओं की समीक्षा का था, पर भीतर वह अपने जन्मघर की देहरी देखने जा रहा था। ठाकुर देवेंद्र सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी मूछें सफेद थी, आवाज में पहले जैसी गरज कम थी, पर अभिमान अब भी जीवित था। कमला देवी ने बेटे को देखा तो रो पड़ी। उन्होंने उसके माथे को चूमा, जैसे वर्षों का अंतर उसी स्पर्श में पिघल जाएगा। घर में सबने आरती उतारी, पर अर्जुन की नजर उस खाली कोने पर अटक गई जहां कभी मीरा का संदूक रखा रहता था। राघव भी आया, अब पेट निकला हुआ, सोने की अंगूठियां पहने, मगर आंखों में वही पुरानी चतुराई। उसने हंसते हुए कहा, भैया आप तो सचमुच जिले के मालिक बन गए, हमारे गांव का भाग्य खुल गया। अर्जुन ने औपचारिक मुस्कान दी। वर्षों से वह राघव के पत्रों के भरोसे मीरा को दोषी मानता आया था, पर न जाने क्यों उसकी उपस्थिति में भीतर कोई अस्वस्थता उठती थी। कमला देवी की आंखें बार बार झुक जाती। अर्जुन ने पूछा, माँ, मीरा की कोई खबर कभी मिली? आंगन में अचानक हवा भारी हो गई। देवेंद्र सिंह ने तुरंत कठोर स्वर में कहा, उस स्त्री का नाम इस घर में मत लो, वह हमारे लिए उसी दिन मर गई थी। अर्जुन ने पिता को देखा। यह वही वाक्य था जो उसे वर्षों से सुनाया गया था, पर अब उसमें सच्चाई से अधिक घबराहट लगी। कमला देवी की उंगलियां थरथरा रही थी। राघव ने बात बदलने की कोशिश की, भैया पुराने जख्म कुरेदने से क्या मिलेगा, आप बड़े आदमी हैं, आगे देखिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, मगर मन में पहली बार संदेह की पतली रेखा खिंची। शायद समय ने
उसके भीतर न्याय को निजी दुख से बड़ा कर दिया था। कलेक्ट्रेट में बैठते ही उसे मजदूरों की शिकायतों की फाइलें मिली। कई गांवों से खबर थी कि ईंट भट्टों पर मजदूरी काटी जाती है, बच्चों से काम कराया जाता है और कर्ज के नाम पर परिवारों को बांध कर रखा जाता है। एक अर्जी अनपढ़ हाथों से अंगूठा लगा कर दी गई थी, जिसमें लिखा था कि महावीर साहू के भट्टे पर औरतों को मारकर काम कराया जाता है। अर्जुन ने फाइल पढ़ते हुए अपने अधिकारी मन से निर्णय लिया कि अचानक निरीक्षण होगा, पर भीतर का मन कह रहा था इस धूल में कोई पुराना उत्तर छिपा है। निरीक्षण के दिन उसने किसी को पहले से सूचना न देने का आदेश दिया। तहसीलदार ने कहा कि साहू प्रभावशाली आदमी है, स्थानीय नेताओं से जुड़ा है। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कानून का संबंध आदमी की पहुंच से नहीं, उसके कर्म से होता है। यह कहते हुए उसे खुद अपने शब्द चुभे। क्या उसने अपने घर में भी यही सिद्धांत निभाया था? मीरा के मामले में उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या परखा? उसने तो दूसरे के शब्दों से फैसला कर लिया था। सरकारी गाड़ी भट्टे की ओर बढ़ी और उसके भीतर अदालत लग चुकी थी। भैरवपुर का वह भट्टा दूर से ही पहचाना जा सकता था। आकाश में उठती काली चिमनी, लाल मिट्टी के ढेर, अधब की ईंटों की कतारें और मजदूरों की झुकी पीठें किसी खुले घाव जैसी दिखती थी। गाड़ी रुकते ही धूल का बादल उठा। महावीर साहू सफेद कुर्ते में दौड़ता आया, जैसे अपराध ने शिष्टाचार का मुखौटा पहन लिया हो। कलेक्टर साहब, पहले बताकर आते तो स्वागत की व्यवस्था करते, उसने हाथ जोड़कर कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं स्वागत देखने नहीं, सच देखने आया हूं। साहू की मुस्कान एक क्षण को जम गई। मजदूरों को पंक्ति में खड़ा किया गया। उनके चेहरों पर धूप की कालीमा, डर की परछाई और भूख की पीली रेखाएं थीं। अर्जुन एक एक से पूछता, पर जवाब मशीन की तरह आते, सब ठीक है साहब, मजदूरी मिलती है साहब, कोई कर्ज नहीं साहब। वह जानता था कि डर सच की जीभ काट देता है। उसकी नजर बच्चों पर गई, जिनके हाथों में खिलौने नहीं, मिट्टी के ढेले थे। उसने हरनाम मुंशी की कॉपी मांगी। मुंशी ने कहा, बाद में दिखाते हैं। अर्जुन ने वहीं सिपाही को संकेत किया। सत्ता पहली बार सच के पक्ष में खड़ी दिखी। तभी अर्जुन की दृष्टि एक औरत पर ठहर गई। वह दूसरों से अलग नहीं थी, फिर भी उसके झुकने और उठने में कोई पहचानी लय थी। उसके सिर पर ईंटों की टोकरी थी, चेहरा पल्लू से ढका, देह थकान से कांपती हुई। अर्जुन ने स्वयं को समझाया कि यह केवल संयोग है। स्मृतियां अक्सर अजनबी चेहरों पर अपने प्रियजनों की छाया डाल देती हैं। उसने कर्मचारी से पूछा, उस मजदूर का नाम? हरनाम बोला। मीरा है साहब, पुरानी मजूरिन है। नाम सुनते ही हवा जैसे उसके कानों में जम गई। दुनिया ने अचानक आवाज खो दी। अर्जुन ने उस औरत को फिर देखा। मीरा नाम अनेक हो सकते थे, पर उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा खुल गया था। उसे बस अड्डे की सुबह याद आई, जब मीरा ने कहा था कि हार कर मत लौटना। उसे खाली कलाई याद आई, गहनों की पोटली, रात की चुप्पी और वह अधूरा प्रश्न जो उसने कभी भेजा नहीं था। सामने की औरत ने शायद उसका देखना महसूस किया। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया और तेज काम करने लगी। यह भागना ऐसा था जैसे कोई घायल हिरनी शिकारी को नहीं, अपनी ही पहचान को देखकर डर जाए। दोपहर की धूप भट्ठे पर उतरकर आग बन चुकी थी। मीरा की चाल लड़खड़ाई, पर उसने टोकरी नहीं उतारी। अर्जुन एक क्षण को अधिकारी नहीं, अपराध बोध से भरा आदमी बन गया। वह आगे बढ़ा ही था कि मीरा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। ईंटें बिखर गई, धूल का लाल बादल उठा और एक बच्ची चीखते हुए दौड़ी। मां! उस आवाज में ऐसा भय था जिसने अर्जुन के भीतर वर्षों से जमाई कठोरता तोड़ दी। वह दौड़कर झुका, पानी मांगा और कांपते हाथों से उस औरत का चेहरा पलटा। घूंघट हटते ही समय रुक गया। धूप, पुलिस, मजदूर, साहू, फाइलें, सब जैसे दूर चले गए। उसके सामने वही चेहरा था, पर जीवन ने उसे कितनी निर्दयता से बदल दिया था। आंखों के नीचे गड्ढे, होठों की सूखापन, गालों पर धूल, पर माथे की वह छोटी तिल, पलकों की वही थरथराहट और एक ऐसी पीड़ा जो किसी झूठी स्त्री की नहीं हो सकती थी। अर्जुन के मुंह से निकला मीरा। यह नाम आदेश नहीं था, पुकारने की था, बल्कि वर्षों से दबे अपराध की स्वीकारोक्ति था। बच्ची मां से चिपककर रो रही थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा तो उसका हृदय कांप उठा। नाक मीरा जैसी, आंखें कमला देवी जैसी, माथे की बनावट उसकी अपनी बचपन की तस्वीर जैसी। उसने मन में गिनती की, वर्षों का अंतर, मीरा का अचानक जाना, राघव के पत्र, पिता का मौन, सब उलझकर एक भयानक संभावना बन गए। क्या यह बच्ची उसकी बेटी थी? यदि हां, तो वह कहां था जब वह जन्मी, जब उसने पहला शब्द बोला, जब भूख से रोई? पिता होने की अनुपस्थिति ने
उसके सीने को लोहे की तरह दबा दिया। मीरा ने आंखें खोली। पहले उसने धूप देखी, फिर अर्जुन का चेहरा। पहचान की बिजली उसके चेहरे पर कौंधी, पर तुरंत ही उसने अपने भीतर दरवाजे बंद कर लिए। मुझे मत छूइए साहब, उसने टूटे स्वर में कहा। साहब, यह शब्द अर्जुन को उस पद से गिराकर धरती पर ले आया जहां पति का अपराध खड़ा था। उसने कहना चाहा कि मैं अर्जुन हूं, पर क्या अधिकार बचा था? पति वह होता है जो पत्नी के विश्वास की रक्षा करे। उसने तो सुनी सुनाई बातों से उसे जीवन भर की सजा दे दी थी। महावीर साहू ने स्थिति को हल्का करने के लिए झूठी हंसी हंसकर कहा, साहब गरीब लोग हैं, नाटक करते रहते हैं। इसने कई बार काम से बचने की कोशिश की है। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में ऐसा शांत क्रोध था जो चिल्लाता नहीं, निर्णय करता है। एक शब्द और बोले तो यहीं गिरफ्तार करवाऊंगा, उसने कहा। फिर पुलिस को आदेश दिया कि सभी रजिस्टर, कर्ज की कॉपियां और मजदूरों की सूची जब्त की जाए। डॉक्टर और एम्बुलेंस बुलाने का आदेश गया। भट्ठे के मजदूर पहली बार समझ पाए कि कोई मालिक से भी ऊंची आवाज रखता है। गौरी ने अर्जुन को संदेह से देखा। उसकी छोटी उंगलियां मां के पल्लू को ऐसे पकड़े थी जैसे दुनिया उसे छीन लेगी। अर्जुन ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया, पर वह पीछे हट गई। मेरी मां को मत ले जाइए, उसने कहा। साहू मालिक कहेंगे कर्ज बाकी है। अर्जुन ने उस वाक्य को भीतर उतरते महसूस किया। कर्ज ने उसकी पत्नी और बेटी को बांध रखा था, और वह इतने वर्षों तक कानून का अधिकारी बनकर भी इस बंधन से अनजान रहा। उसने नरम स्वर में कहा, कोई तुम्हारी मां को नहीं रोकेगा, अब कोई नहीं। एम्बुलेंस आने तक मीरा फिर अर्धचेतन हो गई। अर्जुन उसके पास बैठा रहा, जैसे आंख हटाने से वह फिर वर्षों के अंधेरे में खो जाएगी। मजदूर औरतें दूरी से देखती रहीं। कुछ की आंखों में आश्चर्य था, कुछ में दया, कुछ में पहली बार उम्मीद। हरनाम को सिपाही ने पकड़कर उसके कागज छीन लिए। साहू नेताओं को फोन करने की कोशिश करता रहा, पर पुलिस ने उसका मोबाइल ले लिया। धूप अब भी उतनी ही तीखी थी, पर भट्ठे का संतुलन बदल चुका था। अन्याय जब पहली बार डरता है तो हवा तक अलग लगती है। अस्पताल की ओर जाते हुए अर्जुन ने बार बार मीरा को देखा। उसके माथे पर पसीना था, होंठ बुदबुदा रहे थे। शायद वह किसी अधूरी मजदूरी, किसी ईंट की गिनती या गौरी की भूख की चिंता कर रही थी। अर्जुन चाहता था कि वह जागे और उसे डांटे, थप्पड़ मारे, पूछे कि कहां थे इतने साल, पर वह चुप पड़ी रही। मौन कभी कभी शब्दों से अधिक निर्दयी होता है, क्योंकि उसमें आदमी अपने मन से ही उत्तर गढ़ता है। अर्जुन के भीतर हर उत्तर उसे दोषी ठहरा रहा था। गौरी एम्बुलेंस के कोने में बैठी थी। उसकी गोद में मां की छोटी थैली थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने पहले उत्तर नहीं दिया, फिर बोली, गौरी। यह नाम सुनते ही अर्जुन की स्मृति में चांदीपुर का मंदिर चमक गया, जहां मीरा कभी देवी गौरी के आगे व्रत रखती थी। उसने पूछा, पढ़ती हो? गौरी ने मां की ओर देखकर कहा, मां सिखाती हैं, कहती हैं अक्षर आदमी को गुलाम नहीं रहने देते। अर्जुन की आंखें भर आईं। मीरा ने अपनी बेटी को वही दिया था जो उसने अर्जुन को दिया था, अंधेरे में अक्षरों का दीप। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि मीरा गंभीर कमजोरी, निर्जलीकरण और लगातार श्रम से बेहोश हुई है। उसके शरीर में खून कम था, पुरानी चोटों के निशान थे, और फेफड़ों पर धूल का असर दिख रहा था। अर्जुन ने हर बात सुनी और भीतर से सिकुड़ता गया। उसने जिले के सबसे बड़े अधिकारी की तरह दवाइयों, जांच और सुरक्षा का आदेश दिया, पर पति की तरह कोई आदेश नहीं दे सकता था कि बीते साल लौट आए। गौरी बिस्तर के पास बैठी मां का हाथ सहला रही थी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा अपने ही जीवन में अतिथि बन गया। शाम को पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी। भट्ठे से कई कर्ज रजिस्टर मिले थे, जिनमें मजदूरी से अधिक कटौती दिखती थी। बच्चों की उम्र झूठी लिखी गई थी, और कई मजदूरों के अंगूठे खाली कागजों पर लिए गए थे। मीरा के नाम पर भी बड़ा कर्ज दर्ज था, जिसमें दवाई, प्रसव, राशन, रहने की जगह और ब्याज जोड़ा गया था। अर्जुन ने फाइल बंद की तो हाथ कांप गए। प्रसव, उस शब्द ने उसके भीतर हथौड़े की चोट की। उसकी बेटी शायद उसी भट्ठे की झोपड़ी में जन्मी थी, और वह उस समय प्रशिक्षण की बधाइयां ले रहा था। रात गहरा रही थी। अस्पताल के बरामदे में सरकारी कुर्सी पर बैठा अर्जुन पहली बार अपने पद से थक गया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और चांदीपुर घर फोन मिलाया। कमला देवी ने आवाज सुनी तो कांप गईं। अर्जुन ने केवल इतना कहा, मां मीरा जिंदा है। दूसरी और लंबे मौन के बाद सिसकी उठी। उसने आगे कहा, और उसके साथ एक बच्ची है। गौरी, सच बताइए मां, क्या आपने कुछ छिपाया था? कमला देवी रोती रहीं, पर उत्तर ना सा दे सकी।
वही मौन अब अर्जुन के लिए स्वीकारोक्ति बन चुका था। मीरा आधी रात को कुछ देर के लिए जागी। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। गौरी उसकी बाह पर सिर रखकर सो गई थी। अर्जुन दूर कुर्सी पर बैठा था, जागता हुआ, पछतावे की राख में ढका। मीरा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में न वह पुराना प्रेम था, न पूरा घृणा, वहां केवल बहुत लंबी थकान थी। अर्जुन धीरे से उठा। मीरा, मुझे सच जानना है, उसने कहा। मीरा ने सूखे होठों से उत्तर दिया। सच को जानने में आपको 7 साल लगे साहब, अब उसे सहने की शक्ति भी रखिए। सुबह की हल्की रोशनी अस्पताल के कमरे में आई तो मीरा की पलकों पर ठहर गई। दवा की गंध, सफेद चादर और मशीनों की धीमी आवाज उसके लिए किसी अनजान दुनिया जैसी थी। उसने आंख खोली तो सबसे पहले गौरी को देखा, जिसकी उम्र करीब सिकुड़ी हुई सो रही थी। फिर उसकी नजर दरवाजे के पास बैठे अर्जुन पर पड़ी। वह सारी रात जागा हुआ लग रहा था, पर मीरा के भीतर दया नहीं उठी। जिस आदमी की प्रतीक्षा में उसने उम्र जलाई थी, उसके जागने से अब उसके घाव नहीं भर सकते थे। अर्जुन धीरे से उठा, जैसे उसके कदमों की आवाज भी मीरा को चोट पहुंचा सकती हो। उसने पानी का गिलास बढ़ाया। मीरा ने कुछ क्षण देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। गौरी को दे दीजिए, उसने कहा। अर्जुन का हाथ बीच हवा में ठहर गया। कभी इसी स्त्री ने उसके हाथ से आधा खाया निवाला लेकर कहा था। आज वही स्त्री उसके हाथ का पानी स्वीकार नहीं कर रही थी। यह अस्वीकार किसी क्रोध से नहीं, टूटे हुए आत्मसम्मान से जन्मा था। डॉक्टर आया और बोला कि मीरा को आराम चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए और कुछ दिनों तक काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मीरा ने तुरंत पूछा, मैं कितने दिन में भट्ठे पर लौट सकूंगी? डॉक्टर ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के भीतर अपराध का एक और पत्थर गिरा। तुम कहीं नहीं लौटोगी, उसने धीरे कहा। मीरा की आंखों में कठोर चमक आई। कर्ज आपका नहीं है साहब, मजदूरी कटेगी मेरी, बच्ची भूखी सोएगी मेरी। आदेश देना आसान है, भूख समझना कठिन। कमरे की हवा फिर भारी हो गई। गौरी जाग गई थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा और अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह कोई पहेली हो। माँ, ये रात भर यहीं बैठे थे, उसने धीमे से कहा। मीरा ने बेटी के बालों पर हाथ फेरा। बड़े लोग कभी कभी दया दिखा देते हैं, उसने उत्तर दिया। अर्जुन ने यह वाक्य चुपचाप सह लिया। वह कहना चाहता था कि यह दया नहीं, टूटती हुई आत्मा का पश्चाताप है, पर शब्द उसके पास नहीं थे। उसने जीवन में बहुत भाषण दिए थे, पर अपनी पत्नी के सामने वह मौन भिखारी जैसा हो गया था। दोपहर तक खबर कलेक्ट्रेट पहुंची कि कलेक्टर साहब ने महावीर साहू के भट्ठे पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने रजिस्टर मजदूरी की पर्चियां, राशन की पुरानी रसीदें और खाली अंगूठा लगे कागज जब्त किए। अर्जुन ने विशेष दल बनाया, पर उसके मन का दूसरा दल अतीत की जांच में लगा था। उसने अपने सहायक से कहा कि चांदीपुर के पुराने डाक रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत की बैठकें और राघव सिंह की जमीन के लेन देन की जानकारी निकाली जाए। अब वह केवल अधिकारी नहीं, अपने अपराध का साक्ष्य ढूंढता पति था। शाम को महावीर साहू को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले वह नेताओं के नाम लेता रहा, फिर बोला कि सब मजदूर स्वेच्छा से काम करते हैं। अर्जुन ने उसके सामने मीरा के नाम का कर्ज रजिस्टर रखा। उसमें प्रसव का खर्च, दवा, चावल, तेल, तिरपाल, यहाँ तक कि मृत मजदूर की चिता के लिए दी लकड़ी तक ब्याज सहित लिखी थी। यह कर्ज नहीं, गुलामी है, अर्जुन ने कहा। साहू ने हंसने की कोशिश की। साहब, गरीब आदमी बिना हिसाब के भाग जाता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, आज हिसाब पूरा होगा। उधर अस्पताल में मीरा बार बार गौरी को पढ़ने के लिए कहती रही, ताकि बच्ची भय भूल जाए। गौरी ने अपनी पुरानी बोरी की जगह अस्पताल की पर्ची के पीछे अक्षर लिखे। अर्जुन दरवाजे से उसे देखता रहा। बच्ची ने न्याय शब्द लिखने की कोशिश की, पर न उल्टा बन गया। मीरा ने मुस्कुराकर सुधारा। अर्जुन की आंखें भर आईं। न्याय, जिसे वह कानून की किताबों में ढूंढता रहा। यहां एक मजदूर मां अपनी बेटी की उंगली पकड़कर सिखा रही थी। उसने महसूस किया कि असली शिक्षा दर्द से भी जन्म लेती है। अगले दिन अर्जुन ने रामखिलावन डाकिये को बुलवाया। वह अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। पीठ झुकी, आंखें धुंधली और आवाज कांपती हुई। पहले वह डरता रहा, फिर जब अर्जुन ने मीरा का नाम लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्वीकार किया कि वर्षों पहले चांदीपुर से दिल्ली जाने वाले कई पत्र राघव के हाथों में दिए गए थे। बाबू, मैं पापी हूं, वह रोया। बेटे का कर्ज था, धमकी थी, पर बहू की आंखें आज तक पीछा करती हैं। अर्जुन ने कुर्सी पकड़ ली, वरना गिर पड़ता। राम खिलावन ने बताया कि एक पत्र में मीरा ने गर्भ की खबर लिखी थी।
दूसरा पत्र भय से भरा था, जिसमें उसने अर्जुन को घर की बातें बताईं, जिसमें उसने डॉको सामने दिल्ली नहीं पहुंचे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया कि उस समय उसने मीरा की चुप्पी को अपराध मान लिया था। दरअसल चुप्पी उसकी नहीं थी, उसका स्वर रास्ते में लूट लिया गया था। उसने बूढ़े डाकिये से पूछा, वे पत्र कहाँ हैं? राम खिलावन बोला, राघव ने रख लिए होंगे साहब, वह कागज भी बेचता नहीं, हथियार बनाकर रखता है। उसी शाम अर्जुन बिना सूचना चांदीपुर पहुंचा। घर में घबराहट फैल गई। राघव आंगन में बैठा था, पर पुलिस को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने औपचारिकता छोड़ दी। तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी, उसने कहा। राघव ने हंसकर विरोध किया। भैया, अपने ही घर में, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। सच का घर कोई निजी नहीं होता। देवेंद्र सिंह ने क्रोध से पूछा कि यह अपमान क्यों? अर्जुन ने पहली बार पिता से कठोर होकर कहा, जिस घर से निर्दोष स्त्री निकाली गई, वहां अपमान पहले ही जन्म ले चुका है। राघव के पुराने संदूक में कपड़ों, जमीन के कागजों और नकली खातों के नीचे एक धातु का डिब्बा मिला। उसमें कई पीले पड़े पत्र थे, जिन पर कई की लिखावट नहीं, पर उसके सबसतों की सांस थी। अर्जुन ने पहला पत्र खोला। आप पिता बनने वाले हैं। पढ़ते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। दूसरा पत्र खोला तो उसमें भय, विनती और विश्वास था। आपके बच्चे की कसम, मैं अकेली डर रही हूं। अर्जुन वहीं बैठ गया। वर्षों से जिस स्त्री को उसने मन में दोषी ठहराया था, वह हर शब्द में उसे पुकारती रही थी। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। देवेंद्र सिंह के चेहरे पर पत्थर जैसी जड़ता थी। राघव चिल्लाया कि यह सब झूठ है, किसी ने रखा होगा। पर उसी डिब्बे में अर्जुन का वह छोटा पत्र भी मिला, जो मीरा तक नहीं पहुंचा था। मीरा से कहना, सावधान रहे। अर्जुन ने पत्र उठाकर राघव की ओर देखा। तुमने केवल पत्र नहीं रोके, उसने कहा। तुमने एक माँ को घर से निकाला, एक बच्ची से पिता छीना और एक आदमी को जीवन भर झूठ का कैदी बनाया। राघव की आंखें पहली बार सचमुच डर से भर गईं। कमला देवी अचानक अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे मार दे बेटा, उन्होंने रोते हुए कहा। मैंने सब देखा पर बोल न सकी। तेरे बाबूजी के डर से, समाज के डर से, कुल की इज्जत के डर से मैं पत्थर बनी रही। कुल की इज्जत के डर सामने गिड़गिड़ा रहती जा। मैं जानती थी वह निर्दोष है, पर मेरी जीभ बंद रही। अर्जुन ने मां को उठाया नहीं। वह खुद भीतर से इतना गिर चुका था कि किसी को संभालने की शक्ति नहीं थी। मां का अपराध भय था, उसका अपराध विश्वासघात। देवेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी आवाज खोई हुई महसूस की। उन्होंने धीमे कहा, घर की इज्जत बचानी थी। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। किस घर की बाबूजी? जहां गर्भवती बहू को बारिश में धकेल दिया गया, जहां सच से बड़ा जाति का डर था, जहां पुरुषों ने निर्णय दिया और स्त्री ने सजा भोगी। देवेंद्र ने आंखें फेर लीं। वह जीवन भर दूसरों से सिर झुकवाते रहे थे, आज अपने ही बेटे की आंखों में खड़े नहीं हो पा रहे थे। कर्म कभी कभी अदालत नहीं लगाता, केवल दर्पण सामने रख देता है। अर्जुन पत्रों का डिब्बा लेकर अस्पताल लौटा। रास्ते भर उसे लगा कि हर पेड़, हर खेत, हर मंदिर उससे पूछ रहा है कि अब क्या करेगा। क्या क्षमा मांगने से 7 वर्ष लौट आएंगे? क्या बेटी के पहले कदम, पहले बुखार, पहले अक्षर पा सकेगा? क्या मीरा के फटे हाथों पर उसका पश्चाताप मरहम बन सकता है? सरकारी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा वह आदमी, जिसे लोग जिले का सबसे शक्तिशाली अधिकारी मानते थे, उस रात अपने ही अतीत के सामने सबसे असहाय था। मीरा जाग रही थी, गोरी उसके पास सो चुकी थी। मीरा जाग रही थी, गोरी उसके पास सो चुकी रखा। मीरा ने पहले उसे पहचाना नहीं, फिर पत्रों की गंध से जैसे समय लौट आया। उसने कांपते हाथ से पहला पत्र उठाया। वही हल्दी का फीका दाग अब भी कोने में था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह फूटकर नहीं रोई। तो वे पहुंचे नहीं थे। उसने कहा। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। मीरा, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। मैं पति कहलाने योग्य नहीं था। मीरा ने पत्र सीने से लगाए, पर उसे नहीं देखा। कमरे में लंबे समय तक केवल गौरी की धीमी सांसें सुनाई देती रहीं। अर्जुन बोला, मुझे दो जोगी करूंगा, बस मुझे जो कहोगी करूंगा, बस मुझे सच से भागने मत देना। मीरा की आंखें लाल थी, पर आवाज शांत। दंड, उसने कहा। दंड तो मैंने भोग लिया। बारिश की रात, भट्ठे की मिट्टी, प्रसव की चीख, बच्ची की भूख, हर ताने का पत्थर सब दंड था, पर अपराधी मैं नहीं थी। अर्जुन ने सिर झुका दिया। यह वाक्य किसी न्यायालय के अंतिम निर्णय जैसा था, जिसमें अपील की कोई जगह नहीं थी। गौरी नींद में करवट लेकर बोली, माँ, और तुरंत गिलास उठाने लगा। और मीरा ने खुद पानी दिया। वह छोटी सी क्रिया भी एक सीमा थी। अर्जुन ने पहली बार समझा कि पिता बनने के लिए बेटी को जन्म देना काफी नहीं,
उसकी रातों की प्यास में उपस्थित होना पड़ता है। गौरी ने आंखें आधी खोलकर पूछा, माँ ये लोग क्यों रहे हैं? मीरा ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, कभी कभी बड़े लोग देर से समझते हैं कि उन्होंने क्या खोया। बच्ची फिर सो गई, पर अर्जुन पूरी तरह जाग गया। जांच आगे बढ़ी तो राघव की और परतें खुली। उसने अर्जुन द्वारा घर भेजे पैसों का हिस्सा रोक लिया था, मीरा के नाम की छोटी जमीन बेचने में फर्जी गवाही दी थी और महावीर साहू से मिलकर भट्ठे में मजदूरों की आपूर्ति करवाता था। एक पुराने मुनीम ने बताया कि मीरा को उसी के कहने पर कर्ज के जाल में रखा गया ताकि वह कभी चांदीपुर लौट ना सके। अर्जुन हर दस्तावेज करता कि पाप अकेला नहीं चलता, वह परिवार, बाजार और समाज की मिली भगत से रास्ता बनाता है। महावीर साहू की गिरफ्तारी हुई। हरनाम ने कबूल किया कि मजदूरों को डराकर झूठ बोलने को कहा जाता था। कई औरतों ने पहली बार बयान दिया कि प्रसव के कुछ दिनों बाद भी उन्हें काम पर लगाया गया। बच्चों की मजदूरी पिता के कर्ज में जोड़ी गई और भागने वालों को पकड़कर लाया गया। अर्जुन ने सभी बंधुआ मजदूरों की रिहाई, अस्थायी आश्रय, राशन और चिकित्सा का आदेश दिया, पर फाइलों पर हस्ताक्षर करते समय उसकी आंखों में मीरा का चेहरा था। उसे लग रहा था वह सैकड़ों को मुक्त कर रहा है, पर एक स्त्री के भीतर छोड़ी कैद अभी बाकी है। तीसरे दिन मीरा को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी। अर्जुन ने सोचा कि वह उसे कलेक्टर आवास ले जाएगा, पर मीरा ने साफ कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने विनती की, भट्ठे पर लौटना सुरक्षित नहीं। मीरा ने कहा, मैं भट्ठे पर मजदूर बनकर नहीं लौटूंगी, अपनी चीजें लेने लौटूंगी, मेरे कपड़े, गौरी की किताबें और वे ईंटें जिनमें मेरा पसीना है। अर्जुन ने पहली बार उसके निर्णय को रोका नहीं। वह समझ गया कि प्रेम का पहला प्रायश्चित अधिकार छोड़ना है। जब वे भट्ठे पर पहुंचे, मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस थी, अफसर थे, पर सबकी नजर मीरा पर थी। कल तक जो औरत कर्जदार मजदूर थी, आज वही सच की गवाही बनकर खड़ी थी। उसने अपनी झोपड़ी से फटी चटाई, कृष्ण की तस्वीर, गौरी की कोयले वाली पोटली और वह पुराना कपड़ा उठाया जिसमें अर्जुन के भीगे पत्र कभी रखे थे। उसने मिट्टी की अधूरी ईंट को छुआ और आंखें बंद कर ली। शायद वह उन वर्षों को विदा दे रही थी जिन्होंने उसे तोड़ा भी और गढ़ा भी। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा रहा। वह आगे बढ़कर सामान उठाना चाहता था, पर मीरा ने स्वयं गठरी बांधी। गौरी ने अपनी बोरी उठाई और मां का हाथ पकड़ा। मजदूर औरतों में से जमुनाबाई आगे आई और मीरा को गले लगा लिया। तू चली जाएगी तो हमारी आवाज कौन बनेगा? उसने पूछा। मीरा ने अर्जुन की ओर नहीं, औरतों की ओर देखकर कहा, आवाज किसी एक की नहीं होती। आज डर थोड़ा कम हुआ है, कल तुम बोलना। अर्जुन ने यह सुना और जाना कि मीरा उससे कहीं बड़ी हो चुकी है। शाम को अस्पताल के बरामदे में अर्जुन ने अंतिम बार मीरा से पूछा, क्या मैं गौरी को सच बता सकता हूँ? मीरा ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, सच बताइए, पर अपने आंसू बचाने के लिए नहीं। बच्ची को पिता चाहिए, कहानी नहीं। और याद रखिए, वह आपको तभी स्वीकार करेगी जब आपका कर्म आपके नाम से बड़ा होगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। गौरी दूर खिड़की से आकाश देख रही थी। सूर्य डूब रहा था, पर उसके बाद पहली बार अंधेरा पूर्ण नहीं था। कहीं बहुत भीतर एक कठिन, धीमी, कांपती हुई शुरुआत जन्म ले रही थी। भैरवपुर में महावीर साहू की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैली। जिन चौराहों पर कल तक मजदूरों की पीड़ा मजाक समझी जाती थी, वहां आज लोग कलेक्टर साहब की कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे। कोई कहता कानून जाग गया है, कोई कहता बड़े आदमी का किसी मजदूर औरत से पुराना संबंध है, तभी इतना तूफान उठा। अर्जुन इन अफवाहों को सुनता रहा, पर पहली बार उसे लोगों की बातों से भय नहीं लगा। उसने जान लिया था कि समाज अक्सर न्याय के कारण नहीं, न्याय करने वाले के कारण खोजता है। कलेक्ट्रेट की बैठक में उसने साफ आदेश दिया कि जिले के सभी ईंट भट्टों की जांच होगी। मजदूरों के नाम, मजदूरी, कर्ज, बच्चों की उपस्थिति और रहने की व्यवस्था सब दर्ज होगा। अधिकारी पहले तो हिचके, क्योंकि महावीर साहू अकेला नहीं था। उसके पीछे ठेकेदार, नेता, पुलिस के पुराने रिश्ते और गांव के दबंग खड़े थे। अर्जुन ने मेज पर हाथ रखकर कहा, जो गरीब की मजूरी खाता है वह केवल कानून नहीं तोड़ता, वह धरती का धर्म तोड़ता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राघव गिरफ्तार किया गया। तर राघव को जब गिरफ्तार किया गया तो वह पहले भी पुराने आत्मविश्वास में चिल्लाता रहा, मैं ठाकुर परिवार का आदमी हूं, कलेक्टर मेरा भाई है, यह सब गलतफहमी है। पर जब उसके सामने रोके गए पत्र, फर्जी जमीन के कागज, महावीर साहू के खातों में उसका नाम और बूढ़े डाकिये का बयान रखा गया, तो उसकी आवाज बैठने लगी हो
बार बार कहता, मैंने घर की इज्जत बचाई। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, इज्जत बचाने के नाम पर तुमने पाप को धर्म की चादर ओढ़ाई। थाने के बाहर गांव के लोग जमा थे। कुछ लोग तमाशा देखने आए थे कि कहीं उनके अपने छोटे झूठ भी उजागर न हो जाएं। कमला देवी भी देवेंद्र सिंह के सहारे वहां पहुंची। राघव ने उन्हें देखकर चीखकर कहा, काकी, आप तो जानती हैं, मैंने सब परिवार के लिए किया। कमला देवी की आंखें सूखी थी। उन्होंने पहली बार किसी पुरुष के भय से ऊपर उठकर कहा, परिवार झूठ से नहीं बचता। बेटा, तूने मेरी बहू की कोख पर कलंक लगाया था। आज मेरी चुप्पी भी कटघरे में खड़ी है। देवेंद्र सिंह का अभिमान कई दिनों से टूटे घड़े की तरह रिस रहा था। गांव के वही लोग जो कभी उनकी कठोरता से डरते थे, अब उनकी ओर करीब 70 साल रही होगी, अब उनकी ओर अजीब निगाहों से देखते। चौपाल पर किसी ने कहा कि साहब ने गर्भवती बहू को घर से निकाला था। कुएं पर औरतों ने धीमने स्वर में कमला देवी से पूछा कि मीरा कैसी है। देवेंद्र को पहली बार समझ आया कि जिस सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने अन्याय किया, वही सम्मान अब उनके पैरों की धूल बन गया है। कर्म कभी तत्काल नहीं आता, पर आता पूरा है। पंचायत बुलाई गई। बरगद के नीचे वही चौपाल थी जहां वर्षों पहले मीरा पर फुसफुसाहटें हुई थी। इस बार भीड़ बड़ी थी, पर हवा अलग थी। अर्जुन सरकारी अधिकारी की कुर्सी पर नहीं, गांव के बेटे की तरह किनारे खड़ा रहा। उसने दस्तावेज ग्राम प्रधान के सामने रखे। राम खिलावन ने कांपते स्वर में अपना अपराध स्वीकार किया और शंभू चरवाहा रोते हुए बोला कि राघव ने उसे मजबूर किया था। लोगों ने सिर झुका लिए। झूठ जब प्रमाणों के सामने निर्वस्त्र होता है तो भीड़ की हिम्मत भी मर जाती है। मीरा पंचायत में आई तो उसके कदम धीमे थे, पर आंखें झुकी नहीं थी। उसने सादी सूती साड़ी पहनी थी, हाथों के घाव अभी भरे नहीं थे। गौरी उसका पल्लू पकड़े पीछे खड़ी थी। बरगद के नीचे वही लोग बैठे थे जिनकी चुप्पी ने कभी उसे अकेला किया था। देवेंद्र सिंह उठे, फिर बैठ गए, फिर कांपते हुए उसके सामने आए। उनकी आवाज में पहली बार आदेश नहीं, याचना थी। बहू, मैंने तुझे नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दे। मीरा ने उन्हें देखा, पर उसके चेहरे पर न विजय थी न कठोरता। उसने धीरे कहा, बाबूजी, क्षमा भगवान देते हैं, मनुष्य केवल प्रयास करता है। मैं आपको शाप नहीं देती, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को नफरत का दूध नहीं पिलाया, पर जो रात मैंने बारिश में काटी की वह लौट नहीं सकती। जो बच्ची बिना पिता के बड़ी हुई, उसकी कमी शब्दों से नहीं भर सकती। देवेंद्र ने सिर झुका लिया। बरगद की छाया में कई औरतें रो पड़ी। वे मीरा में अपनी अपनी अधूरी आवाज देख रही थी। अर्जुन दूर खड़ा था और हर शब्द उसके हृदय पर अंकित हो रहा था। राघव को भी पंचायत में लाया गया। पुलिस के पहरे में उसके हाथों में हथकड़ी थी, पर चेहरे पर अभी भी बची हुई जिद थी। उसने मीरा को देखकर कहा, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मीरा की आंखों में पहली बार तेज चमक उठी। घर मैंने नहीं, तुम्हारे कर्मों ने बर्बाद किया। उसने कहा, मैं तो केवल बची रही। तुमने झूठ बोला, पत्र रो, भूख से लड़ती औरत को कर्ज में डलवाया। फिर भी देखो मैं खड़ी हूं। पाप की उम्र लंबी लगती है, पर अंत में वह अपने ही पैरों से गिरता है। महावीर साहू की संपत्ति की जांच शुरू हुई। उसकी हवेली में संगमरमर के फर्श थे जिनकी चमक में मजदूरों की फटी एड़ियों का खून छिपा था। गोदाम से अनाज मिला, पर भट्टे की झोपड़ियों में बच्चे भूखे सोते थे। बही खातों में नकली कर्ज, झूठे ब्याज और मरे हुए लोगों के नाम पर भी कटौती दर्ज थी। अर्जुन ने श्रम विभाग, पुलिस और राजस्व टीम को संयुक्त कार्रवाई का आदेश दिया। कई अफसरों टीम के चेहरे उतर गए, क्योंकि उनके हस्ताक्षर भी पुराने निरीक्षणों में लगे थे। अन्याय का जाल जब टूटता है तो कई हाथ उसमें फंसते हैं। भट्टे के मजदूरों को अस्थायी शिविर में रखा गया। पहली बार उन्हें बिना कटौती राशन मिला, बच्चों को दवाई मिली और औरतों के नाम अलग अलग पर्चियों में दर्ज हुए। जमुनाबाई ने रोटी खाते हुए कहा, आज ऐसा लगता है जैसे पेट में खाना नहीं, इज्जत गई है। मीरा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। फिर भी उसके भीतर कोई उत्सव नहीं था। जिन रास्तों पर वह घिसटकर आई थी, वहां केवल न्याय की घोषणा से फूल नहीं उगते। न्याय जरूरी था, पर घावों की अपनी लंबी ऋतु होती है। अर्जुन रोज शिविर जाता, पर मीरा से दूरी बनाए रखता। वह गौरी के लिए किताबें लाया, पर उन्हें सीधे देने की जगह मीरा से अनुमति मांगी। यह छोटी सी बात मीरा ने नोटिस की। पहले अर्जुन निर्णय लेता था, अब पूछता था। गौरी किताबें देखकर प्रसन्न हुई, पर उसने पूछा, माँ, क्या इन्हें लेना चाहिए? मीरा ने कहा, किताबें किसी की दया नहीं होती, ज्ञान का अधिकार होती हैं। अर्जुन ने यह सुनकर सिर झुका लिया। वह समझ रहा था कि मीरा अपनी बेटी को गरीबी से नहीं, एहसान से बचाना चाहती है।
एक शाम गौरी ने अर्जुन से पूछा, आप मेरी माँ को पहले से जानते थे? प्रश्न सरल था, पर अर्जुन के लिए आकाश जितना भारी। मीरा पास बैठी कपड़े तह कर रही थी। उसने न रोका न उत्तर दिया। अर्जुन ने बच्ची के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारी माँ को बहुत पहले से जानता हूं। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया क्योंकि मैंने सच पर विश्वास करने में देर की। गौरी ने उसकी आंखों में देखा। क्या आप बुरे आदमी हैं? अर्जुन ने लंबी सांस ली। मैं बुरा कर्म करने वाला आदमी रहा हूं, पर अब उसे सुधारना चाहता हूं। गौरी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ कहती हैं कि गलती मानने से आदमी छोटा नहीं होता, पर गलती दोहराने से छोटा हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि मीरा ने बेटी को उसके विरुद्ध जहर नहीं दिया। वह चाहती तो हर रात गौरी को बता सकती थी कि उसका पिता कायर, निर्दयी और विश्वासघाती है, पर उसने ऐसा नहीं किया। यह मीरा की सबसे बड़ी ऊंचाई थी। उसने अपने दुख को बेटी की आत्मा पर बोझ नहीं बनने दिया। अर्जुन उस दिन भीतर से और छोटा हो गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने मीरा से कहा कि वह कलेक्टर आवास में रह सकती है, जब तक अपनी इच्छा से कोई निर्णय ले। मीरा ने शांत स्वर में पूछा, किस रूप में? पत्नी के रूप में, अतिथि के रूप में, या आपके प्रायश्चित की मूर्ति बनकर? अर्जुन निरुत्तर रह गया। मीरा ने आगे कहा, मैं उस घर में तभी जाऊंगी जहां मेरी गरिमा मेरे संबंध से बड़ी मानी जाए। मुझे वापस ले जाना आसान है, मुझे बराबरी से स्वीकारना कठिन। अर्जुन ने पहली बार स्वीकार किया कि उसका प्रेम भी पहले अधिकार से भरा था, सम्मान से नहीं। कमला देवी मीरा से मिलने आई। उनके हाथ में वही पुराना डिब्बा था जिसमें टूटी चूड़ी, कृष्ण की छोटी तस्वीर और कुछ बची हुई स्मृतियां थी। उन्होंने मीरा के सामने बैठकर डिब्बा खोला। मैं यह सब छिपाकर रखती रही। उन्होंने रोते हुए कहा, शायद मन में आज थी कि तू लौटेगी, पर साहस कभी न जुटा पाई। मीरा ने टूटी चूड़ी का टुकड़ा हाथ में लिया। उसमें लाल रंग बचा था, मगर किनारे धारदार थे। माँ जी, स्त्री की चूड़ी टूटती है तो आवाज घर में गूंजती है। उसने कहा, आपने सुनी पर बोली नहीं। कमला देवी ने उसके पैरों को छूना चाहा। मीरा पीछे हट गई और उन्हें उठाकर अपने पास बैठा लिया। मुझे माँ के पैरों में नहीं, उनकी आंखों में पश्चाताप चाहिए, उसने कहा। दोनों स्त्रियां बहुत देर तक रोती रहीं। अर्जुन बाहर खड़ा था। उसे लगा पुरुषों के निर्णयों ने जिन स्त्रियों को अलग किया था, उनका दुख अब एक दूसरे को पहचान रहा है। कमला देवी ने गौरी को गले लगाया और पहली बार उसे पोती कहा। गौरी ने झिझकते हुए उनके गाल को छुआ। रक्त का रिश्ता देर से जागा, पर जागते ही रो पड़ा। जिले में मुक्त मजदूरों के पुनर्वास की योजना बनने लगी। अर्जुन ने प्रस्ताव रखा कि महावीर साहू के अवैध कब्जे वाली जमीन पर श्रमिक आवास, प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। अफसरों ने कानूनी प्रक्रिया की बात कही, नेताओं ने दबाव डाला, पर इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने फाइल पर लिखा कि ईंटें बनाने वालों के बच्चों को अक्षर से वंचित रखना प्रशासन की विफलता है। वह जानता था कि यह केवल सरकारी योजना नहीं, मीरा के पसीने से उठी हुई प्रतिज्ञा थी। हर हस्ताक्षर उसके प्रायश्चित का एक छोटा दीपक था। देवेंद्र सिंह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर ने कहा, उम्र और तनाव का असर है, पर कमला देवी जानती थीं कि यह भीतर का बोझ है। एक रात उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह मीरा को अंतिम बार घर बुलाना चाहते हैं। अर्जुन ने आग्रह नहीं किया, उसने केवल संदेश भेजा। मीरा ने बहुत देर सोचा। वह उस देहरी पर लौटना नहीं चाहती थी जहां से उसे कलंकित कर निकाला गया था, पर उसने गौरी को देखा और समझा कि अतीत से भागने पर भविष्य की जड़ें कमजोर रह जाती हैं। वह चांदीपुर जाने को तैयार हुई। जब मीरा पुराने घर की देहरी पर पहुंची तो उसके कदम एक क्षण को रुक गए। तुलसी चौरा अब भी था, पर सूखा। आंगन की दीवारें पुरानी थी, पर उनमें से उसकी हंसी की छाया मिट चुकी थी। देवेंद्र सिंह चारपाई पर लेटे थे। उन्होंने उसे देखा और रो पड़े। बहू, मेरे पास कोई शब्द नहीं, उन्होंने कहा। मीरा ने तुलसी में पानी डाला कहा, फिर उनके पास गई। शब्द कभी कभी देर से आते हैं बाबूजी, उसने कहा, पर देर से आया पश्चाताप भी यदि सच हो तो मनुष्य को पशु होने से बचा लेता है। देवेंद्र ने कांपते हाथ से गौरी के सिर पर हाथ रखा। मुझे दादा कहेगी? उन्होंने पूछा। गौरी ने मीरा की ओर देखा। मीरा ने सिर हिलाया। बच्ची ने धीमे से कहा, दादाजी। यह शब्द सुनकर देवेंद्र की आंखें बंद हो गईं। शायद उन्हें समझ आया कि 7 वर्षों से जिस रक्त को उन्होंने कलंक समझा, वही उनके वंश का सबसे उजला अंश था। कर्म ने उन्हें संपत्ति से नहीं, अपने ही खून की दूरी से दंड दिया था। अब क्षमा मांगना आसान था, पर खोए हुए वर्षों की कीमत कोई नहीं चुका सकता था। उस रात अर्जुन और मीरा आंगन में तुलसी के पास खड़े रहे।
हवा में पुराने दिनों की गंध थी, पर दोनों जानते थे कि वे पुराने दिनों में लौट नहीं सकते। अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम और गौरी सुरक्षित रहो, पर मैं तुम्हें अपनी इच्छा से बांधना नहीं चाहता। मीरा ने दिए की लौ देखी। सुरक्षा दीवारों से नहीं आती। अर्जुन, उसने वर्षों बाद उसका नाम लिया। सुरक्षा तब आती है जब कोई स्त्री जानती है कि उसका सच सुना जाएगा। तुमने आज सुनना सीखा है, पर विश्वास फिर से उगने में समय लगेगा। अर्जुन ने उसका नाम अपने कानों में फिर सुना। इतने दिनों से वह उसके लिए साहब था। आज अर्जुन होना किसी पद से बड़ा पुरस्कार लगा। उसने आंसू रोकते हुए कहा, क्या कभी वह समय आएगा? मीरा ने उत्तर देने से पहले लंबी सांस ली। मैं भविष्य का वचन नहीं देती, मैंने वचनों की राख देखी है, पर यदि तुम्हारा कर्म सच्चा रहा, यदि गौरी तुम्हारे पास भय के बिना आ सकी, यदि तुम्हारा न्याय मेरे लिए नहीं सबके लिए रहा, तब शायद मन की मिट्टी फिर से गीली हो। अर्जुन ने सिर झुका दिया। भैरवपुर लौटते समय रास्ते में गौरी ने पहली बार अर्जुन से पूछा, क्या आप मुझे स्कूल दिखाएंगे जो मजदूर बच्चों के लिए बनेगा? अर्जुन ने कहा, हाँ, और तुम चाहो तो उसकी पहली छात्रा बन सकती हो। गौरी ने गर्व से कहा, मैं पहली नहीं, सबके साथ बैठूंगी। मां कहती हैं कि अकेले ऊपर चढ़ना अच्छा नहीं, दूसरों को हाथ देना चाहिए। अर्जुन मुस्कराया, फिर उसकी आंखें भीग गईं। उसे लगा जिस बेटी को उसने जन्म से वंचित किया, वही उसे मनुष्य होने की शिक्षा दे रही है। रात को मीरा शिविर की झोपड़ी के बाहर बैठी थी। दूर भट्ठे की चिमनी अब शांत थी। आग बुझ चुकी थी, मगर राख अभी गर्म थी। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसने पास आने की अनुमति आंखों से मांगी और मीरा ने हल्का संकेत किया। वह बैठ गया। दोनों के बीच बहुत लंबा मौन था। फिर मीरा ने कहा, कल मजदूर औरतों की सूची बनवाइए। कई के नाम औरतों की सूची में दबे हैं, उनके अपने नाम दर्ज होने चाहिए, उनके अपने नाम दर्ज होने चाहिए। अर्जुन ने नोटबुक खोली। यह प्रेम की वापसी नहीं थी, पर साझे धर्म की शुरुआत थी। भैरवपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। भट्ठे की चिमनी, जो वर्षों तक आकाश में मजदूरों की थकी सांसें छोड़ती रही थी, अब शांत खड़ी थी। उसकी राख पर सरकारी मुहर लगी थी, मगर मिट्टी में अभी भी पैरों के निशान थे। मीरा हर सुबह वहां जाती जहां कभी वह ईंटें ढोती थी, और लंबे समय तक जमीन को देखती रहती। अर्जुन दूर खड़ा होकर उसे रोकता नहीं था। उसे समझ आ चुका था। उसे समझ चुका था कि कुछ जगहें छोड़ने से पहले मनुष्य को उन्हें आखिरी बार अपनी आंखों से विदा देना पड़ता है। मुक्त मजदूरों के लिए अस्थायी शिविर धीरे धीरे जीवन से भरने लगा। पहले दिन जो लोग सरकारी दाल और चावल को शक से देखते थे, अब अपने नाम पुकारे जाने पर हाथ उठाने लगे थे। बच्चों को नहलाया गया, उनके बाल काटे गए, और कई ने पहली बार स्लेट पकड़ी। गौरी उन बच्चों के बीच बैठती और उन्हें अक्षर बनाना सिखाती, जैसे वह खुद कोई छोटी अध्यापिका हो। मीरा उसे देखती तो उसके भीतर हल्की सी गर्मी फैलती। जिस बचपन को भट्ठे ने छीनना चाहा था, वही अब दूसरों के लिए दीपक बन रहा था। अर्जुन ने महावीर साहू की जमीन पर विद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी। फाइलें जिलाधिकारी की मेज से लखनऊ तक गईं। आपत्तियां आईं, राजनीतिक फोन आए। जिसकी उम्र करीब 700 साल रही होगी। कुछ अधिकारियों ने नियमों की आड़ लेकर देरी चाही, पर इस बार धैर्य पत्थर नहीं, जलती हुई प्रतिज्ञा था। वह हर नोटिंग स्वयं पढ़ता, हर अड़चन का उत्तर कानून से देता। किसी ने सलाह दी कि मामला शांत होने दिया जाए। अर्जुन ने कहा, जो अन्याय वर्षों तक बोलता रहा, उसके बाद न्याय को चुप रहने का अधिकार नहीं है। मीरा ने विद्यालय के नाम पर सबसे अधिक आग्रह किया। अधिकारी चाहते थे कि उसका नाम किसी बड़े नेता या दानी व्यक्ति पर रखा जाए। अर्जुन ने मीरा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? मीरा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, नाम ऐसा हो जो किसी एक का गौरव नहीं, सबकी मुक्ति कहे। इसे श्रमिक बालिका विद्यालय कहिए, ताकि हर मां जान सके कि उसकी बेटी केवल मजदूर नहीं जन्मी। अर्जुन ने उसकी बात बिना बदले फाइल में लिख दी। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज कागज पर सम्मान से उतर रही है। गौरी के भीतर भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। वह अर्जुन से अब डरती नहीं थी, पर उसे पिता कहने में अभी संकोच था। कभी वह उसे कलेक्टर अंकल कहती, कभी चुप रह जाती। अर्जुन उस अधूरे संबोधन को स्वीकार करता। एक शाम वह उसे स्कूल की नींव दिखाने ले गया। गौरी ने पूछा, आप बचपन में पढ़ाई से डरते थे? अर्जुन मुस्कुराया, गरीबी से डरता था, पढ़ाई से नहीं। गौरी ने कहा, मां कहती हैं, डर से भागो मत, उसे अक्षर सिखाओ। अर्जुन ने सोचा, मीरा ने इस बच्ची में अपना पूरा साहस बो दिया है। चांदीपुर से कमला देवी कभी कभी शिविर आती। वे गौरी के लिए घर का बना गुड़, भुने चने और पुरानी कहानियां लाती।
गौरी उन्हें सुनती पर बीच बीच में माँ की ओर देखी थी, जैसे अनुमति ले रही हो कि दादी से प्रेम कर सकती है या नहीं। मीरा ने कभी उसे रोका नहीं। वह जानती थी कि बच्चे को रिश्तों की जड़ें चाहिए, भले वे देर से मिलें। कमला देवी हर बार जाते समय मीरा के हाथ छूती। दोनों के बीच अब भी अपराध और क्षमा का अंतर था, पर उसमें संवाद की छोटी नाव चलने लगी थी, जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। देवेंद्र सिंह की तबीयत और गिरती गई। एक दिन उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा कि वे पंचायत में खुलकर अपनी गलती स्वीकार करना चाहते हैं। अर्जुन ने मीरा को बताया, पर निर्णय उसी पर छोड़ा। मीरा चुप रही। उसके भीतर 2 स्वर थे, एक कहता था अब क्या लाभ, दूसरा कहता था जब अपराध सार्वजनिक था तो पश्चाताप भी सार्वजनिक होना चाहिए। अगले रविवार बरगद के नीचे देवेंद्र सिंह ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुल की इज्जत के नाम पर अपनी बहू का अन्याय किया। जो पुरुष स्त्री की बात सुने बिना फैसला देता है वह धर्म नहीं निभाता। गांव सन्न रह गया। उस दिन कई औरतें पहली बार खुले में रोईं। कुछ ने अपने घूंघट हटाए, कुछ ने घर लौटकर पतियों से सवाल किए। मीरा भी भीड़ में खड़ी थी, पर उसका चेहरा शांत था। देवेंद्र सिंह उसके सामने आए और बोले, मैंने तुझे बेटी कहने का अधिकार खो दिया है, फिर भी क्या कभी तू मुझे क्षमा कर सकेगी? मीरा ने उत्तर दिया, क्षमा कोई माला नहीं जिसे गले में पहना दूं। मैं अपने मन से विष निकालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि विष मुझे ही जलाएगा, पर स्मृति को झूठ नहीं बनाऊंगी। देवेंद्र ने सिर झुका लिया। विद्यालय की नींव पड़ने का दिन तय हुआ तो मीरा ने एक अजीब आग्रह रखा। उसने कहा कि पहली ईंट वही रखेगी, पर ईंट नई नहीं होगी। वह भट्ठे की पुरानी अधूरी ईंटों में से एक चुनकर लाई, जिस पर उसकी हथेली का धुंधला निशान अब भी था। अर्जुन ने उसे देखा और समझ गया, यह वही जीवन था जो कभी अपमान में पका था, अब सम्मान की दीवार बनेगा। समारोह में नेता, अफसर, मजदूर, पत्रकार और गांव वाले आए, पर मीरा को केवल उन औरतों की आंखें दिख रही थी जिनकी पीठ ने ईंटों को जन्म दिया था। जब पंडित नारायण ने मंत्र पढ़े तो हवा में पुराने विवाह की स्मृति तैर गई। वही पंडित, वही आवाज, पर समय कितना बदल चुका था। मीरा ने ईंट उठाई। उसकी हथेली अब भी खुरदरी थी, पर कांपी नहीं। उसने ईंट को नीम में रखते हुए कहा, यह उन हाथों के नाम जो टूटे पर झुके नहीं। किसी ने ताली नहीं बजाई, पहले सब रोए, फिर धीरे धीरे तालियां उठी। अर्जुन ने दूर से सिर झुका दिया। उसे लगा आज एक विद्यालय नहीं, मीरा की गरिमा धरती में आधार पा रही है। समारोह के बाद पत्रकारों ने अर्जुन से पूछा कि यह पहल किसकी प्रेरणा से हुई। पहले वाला अर्जुन शायद प्रशासनिक उपलब्धि का उत्तर देता, पर अब उसने मीरा की ओर देखा। इस जिले की मजदूर माओं ने मुझे सिखाया कि नीति कागज से नहीं, पीड़ा से बनती है, उसने कहा। और मीरा ने मुझे सिखाया कि न्याय का पहला पाठ घर से शुरू होता है। लोग मीरा की ओर मुड़े। वह असह्य पर भागी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे हिस्से का दुख किसी और की बेटी का भाग्य न बने, बस यही चाहती हूं। गौरी ने उस दिन पहली बार मंच से कविता पढ़ी। उसके मिट्टी माँ अक्षर उस कविता पढ़ी। उसके शब्द सरल थे। अक्षर और उजाले की बात की। अंतिम पंक्ति पढ़ते समय वह रुक गई। उसकी आंखें अर्जुन को मैं वह रुक गई। उसकी आंखें अर्जुन को खोजने लगी। अर्जुन भीड़ में खड़ा था, दोनों हाथ जोड़े हुए। गौरी पंक्ति थी पूरी की, जिसने देर से हाथ बढ़ाया उसे भी चलना सीखना होगा। लोग समझे यह कविता है। अर्जुन समझ गया कि यह बेटी का निर्णय है। उसने आंखों से वचन दिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। रात को विद्यालय की अधूरी दीवारों के पास मीरा अकेली बैठी थी। चांदनी गीली मिट्टी पर बिखरी थी और दूर कहीं ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे से पास आया। मैंने आज बहुत लोगों के सामने तुम्हारा नाम लिया, उसने कहा। मीरा ने दीवार को देखते हुए उत्तर दिया, नाम ले। मीरा ने दीवार को स्थान देना होता है। अर्जुन ने कहा, मैं सीख रहा हूं। मीरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर पछतावे की थकान थी, पर उसमें कोई बनावट नहीं थी। तुम्हें लगता है कि हम फिर से पति पत्नी बन सकते हैं? अर्जुन ने बहुत धीमे पूछा। प्रश्न में आग्रह कम, भय अधिक था। मीरा ने लंबी सांस ली। हम कभी वही नहीं बन सकते जो थे, उसने कहा, क्योंकि वह मीरा बारिश की रात मर गई और वह अर्जुन संदेह में खो गया। पर शायद दो नए लोग एक दूसरे को पहचानना शुरू कर सकते हैं। इसमें समय लगेगा, बराबरी लगेगी, और तुम्हें मेरे मौन को भी उत्तर की तरह सुनना होगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। यह हां नहीं थी, पर पूर्ण अस्वीकार भी नहीं। दिन महीनों में बदले। विद्यालय की दीवारें उठी, छत डली, खिड़कियां लगी। मजदूर ने मजदूरी लेकर काम किया। पहली बार अपने ही हाथों से अपनी संतानों के लिए भवन बनाया। जमुना बाई ने कहा, हमने इतने घर बनाए,
पर अपने बच्चों के लिए पहली बार दीवार उठी है। मीरा अब निर्माण कार्य की निगरानी में मदद दी। इसे वह खातों में अंगूठा लगाने से पहले पढ़वाती, फिर धीरे धीरे स्वयं पढ़ने लगी। गौरी रात को उसे अक्षर सिखाती। माँ बेटी के बीच ज्ञान उल्टा बहता था, पर वह बहाव अत्यंत पवित्र था। अर्जुन ने गौरी का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में कराना चाहा, पर गौरी ने कहा कि वह पहले श्रमिक बालिका विद्यालय में पढ़ेगी। जब यह स्कूल मेरे जैसे बच्चों के लिए है तो मैं उससे बड़ी कैसे हो गई? उसने पूछा। अर्जुन के पास उत्तर नहीं था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ने ठीक कहा। अर्जुन ने निर्णय मान लिया। यह उसका दूसरा पाठ था। सुविधा देना प्रेम हो सकता है, पर किसी के स्वाभिमान को सुनना उससे बड़ा प्रेम है। गौरी की आंखों में उस दिन उसके लिए थोड़ा भरोसा और बढ़ गया। एक शाम गौरी बीमार पड़ गई। हल्का बुखार था, पर अर्जुन घबरा गया। वह डॉक्टर, दवा, ठंडे पानी की पट्टियां सब लेकर बैठ गया। रात भर उसने गौरी का माथा पोंछा। मीरा दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसे उन 7 वर्षों की रातें याद आईं, जब वह अकेली बच्ची के बुखार से लड़ती थी। मन में दर्द उठा, पर साथ ही एक धीमा संतोष भी कि आज पिता उपस्थित है। सुबह गौरी ने आंख खोलकर पहली बार कहा, बाबा पानी। अर्जुन का हाथ कांप गया। मीरा ने चेहरे फेरकर आंसू पोंछ लिए। उस एक शब्द ने कोई चमत्कार नहीं किया, पर घर की हवा बदल गई। अर्जुन ने उसे सीने से लगाना चाहा, पर गौरी कमजोर मुस्कान के साथ उसकी उंगली पकड़कर रह गई। वही काफी था। मीरा ने उस दृश्य को भीतर रखा, जैसे कोई स्त्री सूखे मौसम में पहली बूंद बचाकर रखती है। बाद में अर्जुन ने कहा, आज मुझे लगा मुझे जीवन ने दूसरा जन्म दिया। मीरा ने उत्तर दिया, दूसरा जन्म आसान नहीं होता, पुराने कर्मों की राख से गुजरना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, मैं गुजरूंगा। इस बार उसके शब्दों में जल्दी नहीं थी। विद्यालय का उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन रखा गया। सरस्वती की प्रतिमा पीले फूलों से सजाई गई। बच्चों ने साफ कपड़े पहने और मजदूर औरतों ने अपने हाथों से अल्पना बनाई। मीरा ने सफेद साड़ी पहनी, जिसके किनारे पर हल्की पीली पट्टी थी। अर्जुन ने कोई विशेष कुर्सी नहीं रखवाई। उसने कहा, आज मंच पर बच्चे, उनकी माएं और शिक्षक बैठेंगे। नेताओं को यह व्यवस्था अजीब लगी, पर किसी ने विरोध नहीं किया। भैरवपुर अब जान चुका था कि यह विद्यालय केवल भवन नहीं, एक स्त्री की चुप्पी से निकला हुआ सत्य है। उद्घाटन के समय गौरी ने फीता काटने से मना कर दिया। उसने कैंची मीरा के हाथ में और बोली, लग बहू, माँ, आपने सबसे पहले मुझे अक्षर दिए थे। मीरा ने अपने हाथ से फीता काटा। तालियों के बीच उसकी आंखों के सामने भट्ठे की तिरपाल, कोयले की डंडी और सीमेंट की बोरी घूम गई। फिर उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे पहली कक्षा में ले गई। दीवार पर लिखा था, अक्षर स्वतंत्रता है। मीरा ने उस वाक्य को पढ़ने की कोशिश की। गौरी ने धीरे से शब्द दोहराए और माँ ने उसे पूरा किया। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। मीरा ने मुड़कर उसे भीतर आने का संकेत किया। यह छोटा सा संकेत उसके लिए किसी राजकीय सम्मान से बड़ा था। वह कक्षा में आया, जहां मिट्टी की गंध अब भी थी, पर उसमें अपमान नहीं, संभावना थी। बच्चों ने मिलकर नमस्ते साहब कहा। गौरी ने तुरंत सुधारा, ये मेरे बाबा हैं। कमरे में हल्की हंसी फैल गई। अर्जुन की आंखें भर आईं। मीरा ने उस क्षण उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर पुरानी कोमलता की बहुत धुंधली पर सच्ची रेखा लौटती दिखाई दी। कुछ महीनों बाद मीरा ने कलेक्टर आवास में रहने का निर्णय लिया। उसने कहा कि वह वहां मजदूर महिलाओं के लिए कानूनी सहायता केंद्र चलाएगी। गौरी की पढ़ाई जारी रहेगी और चांदीपुर वाले घर की देहरी पर कभी कोई स्त्री बिना घर धैर्य दिनता सुने दोषी नहीं ठहराई जाएगी। अर्जुन ने हर शर्त स्वीकार की। उसने विवाह के पुराने प्रतीकों पर जोर नहीं दिया, न सिंदूर की मांग की। एक दिन मीरा ने स्वयं तुलसी के सामने दिया जलाया और बहुत हल्की रेखा से मांग में सिंदूर लगाया। यह क्षमा का प्रदर्शन नहीं, आत्मा की अपनी गति थी। उनका संबंध फिर प्रेम में बदला या नहीं, इसका उत्तर किसी एक दिन में नहीं मिला। वे साथ बैठते, बात करते, कभी चुप रहते, कभी पुराने घाव खुलते और आंसू आते। अर्जुन हर बार सुनता, बचाव नहीं करता। मीरा हर बार टूटती नहीं, स्वयं को संभालती। गौरी उनके बीच पुल बनी, पर बोझ नहीं। समय ने धीरे धीरे उस घर की दीवारों में प्रतीक्षा, सम्मान और सावधानी की नई गंध भर दी। पुराने गीत लौटे नहीं, पर नए स्वर पैदा हुए। कभी कभी जीवन टूटे हुए वाद्य से भी मधुर धुन निकालना सीख लेता है। वर्ष के अंत में जब पहली परीक्षा हुई, श्रमिक बालिका विद्यालय की लड़कियों ने पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छा परिणाम दिया। जमुनाबाई की बेटी ने अपना नाम स्वयं लिखा। शंभू की बहन ने नर्स बनने की इच्छा जताई।
और कई मजदूर परिवारों ने पहली बार कर्ज के कागज पढ़कर हस्ताक्षर करने से मना किया। मीरा ने परिम सूची देखी तो उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन ने कहा, यह तुम्हारी जीत है। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, यह उन सबकी जीत है जिनको दुनिया ने झुकाना चाहा था। उसकी आवाज में अब पीड़ा से अधिक प्रकाश था। एक दिन मीरा उसी पुराने भट्ठे की जगह गई जहां अब विद्यालय का खेल मैदान था। बच्चे दौड़ रहे थे, उनकी हंसी हवा में उड़ रही थी। उसने जमीन से एक छोटी सूखी मिट्टी उठाई और हथेली में मसल दी। कभी यही मिट्टी उसके शरीर से श्रम मांगती थी। आज इसी पर उसकी बेटी किताब लेकर बैठी थी। अर्जुन और गौरी उसके पास आकर खड़े हो गए। गौरी ने पूछा, माँ आप रो रही हैं? मीरा मुस्कुराई, नहीं बेटी, कभी कभी आंखें पुरानी राख बाहर निकालती हैं ताकि भीतर जगह बन सके। सूरज ढल रहा था, विद्यालय की दीवारें सुनहरी हो गई थी और तुलसी के छोटे पौधे के पास दिया जल चुका था। अर्जुन ने मीरा से कहा, तुमने मुझे कलेक्टर से मनुष्य बनाया। मीरा ने उसकी ओर देखा। मनुष्य बनना किसी और का उपहार नहीं, अपने कर्म का निर्णय है। मैंने केवल दर्पण दिखाया। गौरी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। तीनों कुछ देर चुप खड़े रहे। हवा में सरस्वती वंदना की धुन तैर रही थी। भैरवपुर की मिट्टी ने उस दिन देखा कि कर्म देर से सही पर न्याय और करुणा के रूप में लौटता है।